सोशल लाइफ डॉक्टर की पहले पढ़ाई में भी नहीं होती, इतनी ज्यादा वो ओवरवेलमिंग है। फिर जब आप नौकरी में जाते हैं तो फिर भी आपकी लाइफ नहीं होती। कोई इंसान क्या 36 घंटे ड्यूटी कर सकता है? ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। It's humanly not possible. Thousands of years ago, we were using those teeth, which is why we had bigger jaws. अब वो आहिस्ता आहिस्ता जॉ साइज जो है इंसानों में वो छोटा हो रहा है। अगर वो जब निकलेगा तो देन वो बाकी दांतों को भी डिफॉर्म करेगा। आपके मुंह में कोई दांत गंदा पड़ा है बार बार, या इन्फेक्शन करे, जैसे कि अक्ल दाढ़ ऐसी है जो नहीं आ रही, जगह नहीं है, बार बार इन्फ्लेमेशन, बार बार आप दवाइयां खा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि उसको निकलवा दें। लोग कहते हैं हम सुबह ब्रश करते हैं, फिर मैं पूछती हूँ नाश्ते से पहले के बाद एक वक्त कभी ना छोड़िए, वो है रात सोने से पहले। हाँ। लेकिन सोने से पहले अगर आपने दांत ब्रश कर लिया उसके बाद दूध नहीं पी लिया ना, फिर भी एक टिंट नजर आता है, तो वो आपके दांतों का कलर है। उसको एम्ब्रेस कीजिए। कोरोना के दौर में ना हर बंदे की छुट्टी थी, लेकिन डॉक्टरों की छुट्टी नहीं थी। आपके कितने जो डॉक्टर्स हैं वो शहीद हुए, उनके लिए आपने क्या किया? उनकी फैमिलीज के लिए आपने क्या किया? तो उनके लिए कोई निशाने हैदर मौजूद नहीं है। ये दुनिया में बहुत अच्छी है जो तस्वीर पे मुश्तमिल है, लेकिन देखें किताब क्यों सुपीरियर है देन ऑन मूवीज़। आप मूवीज़ से भी सीख सकते हैं, यानी नॉवल मूवीज़ के फॉर्म में भी आता है, लेकिन किताब, वाई किताब इज़ सुपीरियर। किताब को जब जो भी इंसान पढ़ता है ना, उसके पास एक पावर होती है इमेजिनेशन की, जो कि मूवी ख़त्म कर देती है। इसी तरह ना जो रेडियो है, रेडियो पे जब कोई मेरी आवाज़ सुनेगा तो मेरी जो तस्वीर उसके माइंड में बन रही होगी वो उसकी अपनी मर्जी की होगी। ये जो, और उसमें ना ग्लैमर इन्वॉल्व नहीं होगा, मेरे कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मेरा मेकअप वो इम्पॉर्टेंट होगा जो मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक कि बुक रीडिंग में ना दो फायदे मजीद उसमें आते हैं। एक तो ये होता है कि यू कैन read and you can pause and absorb that knowledge. I think it's not about just flipping through all the pages. It's more valuable if you read slow and then you absorb whatever you're reading, understand what you're reading, and then और जो दूसरी बात आप कर रही हैं कि the imagination, when you're reading to you're also imagining things. So your mind is more working, you know? Yeah. It's more into the game, rather than just seeing the images and listening to whatever is going on. Yeah. So I feel this is a luxury. And you want to build in whatever the hero is, you want to build that hero according to whatever you want. Like what hair, what nose, what color, what style, whatever. It is so beautiful. Yeah, I find it so fascinating the beauty about fiction. Yeah. Just for example, if there is a novel, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, and like if there are like 1 million copies sold of that particular novel, तो इसका मतलब ये है कि there are 1 million images of the same character in each of our minds. Yeah. मतलब I remember like reading Moth Smoke जो मोहसिन हामिद की है, तो एंड दिस हैज़ हैपेंड। जितने भी नॉवेल्स हैं उनकी जो मैंने मूवीज़ देखी है ना, आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड, आई थॉट कि वो दिस कुड बी बेटर, राइट? एंड दैट्स प्राइमरीली बिकॉज जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो कुछ और थी द कैरेक्टर दैट आई वाज थिंकिंग दैट वाज समथिंग एल्स, बट दैट इन द मूवी, आई मीन देयर आर ऑल्सो लिमिटेशंस, बट एट द सेम टाइम दैट वाज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्टर और द राइटर्स इमेजिनेशन। तो वो यही होता है कि जब किसी नॉवल पे कोई मूवी या ड्रामा बनाया जाता है ना, तो वो लोग इसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी होती। तो जिन्होंने किताब पढ़ी होती है वो उसके नाकिद होते हैं। आपने देखा होगा, वो उस पर तनकीद कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किताब को नहीं बंद किया जा सकता मूवी में, ये इम्पॉसिबल सी बात है। और मुझे याद है किताब एब्जॉर्ब करने की आपने एक बात की, तो शौकत खानम में मैं एक ट्रेनिंग पे थी, तो वहाँ पे जो हमारे HOD थे वॉक इन क्लिनिक के, डॉक्टर रिजवान फारूक, तो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, BDS की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप में से कोई किताबें पढ़ता है? तो मैंने कहा यस सर, मैं पढ़ती हूँ। वो होता है ना स्टूडेंट्स को होता है कि मैं कुछ चीज़ डिफरेंट लोगों से करती हूँ, या टीचर की वो भी लेने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा इरम आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं? तो मैंने उस वक्त मैंने किताब बिल्कुल नई नई पढ़ी थी, उसका नाम था राजा गिद बानो कुदसिया की, और वो बहुत बड़ी किताब है और बहुत एक उर्दू अदब की एक बहुत अहम किताब है। तो मैंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से उसका नाम ले लिया कि मैंने राजा गिद पढ़ी। उन्होंने कहा अच्छा तुमने राजा गिद पढ़ी है? मैंने कहा जी सर। तो कहते अच्छा उसमें क्या क्या पढ़ा तुमने? तो मैंने जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया था उससे, अपनी उस एज के हवाले से जो मुझे चीज़ें समझ आई थी, कि वाजदान के बारे में पढ़ा था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो भी उसमें मैंने एब्जॉर्ब की थी वो मैंने उनको बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करना कि तुम एक दफ़ा उसको दोबारा पढ़ना ना। मैंने कहा सर, और इस दफ़ा जब उसको पढ़ोगी तो उसमें कहीं इन बिटवीन द लाइंस लिखा है कि ये जो हलाल और हराम है ना, ये आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ योर इनसाइड
दैट एक्चुअली इज़ इम्पॉर्टेंट इन कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल और हराम। अब आपने दोबारा जाके उसको पढ़ना है और आप अपने इस चीज़ को वहाँ से समझ के मुझे कभी शेयर करना है। वैसे मैं आज तक वो नहीं कर सकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में है और मैंने इसको इस हवाले से दोबारा उसको ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, इसमें देयर इज़ अनदर एंगल टू दिस थिंग कि व्हाट हैपेंस इज कि द बुक्स दैट आई रेड 10 years ago, if I read them again, I understand them differently. डिफरेंट लेवल पे आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो एक्चुअली जब जो रीडर है उसकी जो वर्ल्ड नॉलेज है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शंस हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है हाउ दे परसीव इट, एंड दैट कैन चेंज ओवर टाइम। दैट डेफिनेटली चेंजेस विद एवरी डे। हर गुजरते दिन के साथ आप वो नहीं रहते। आपको तजर्बात, मुशाहिदात, ये सारी चीज़ें आपको तब्दील करती हैं, आपकी सोच को भी तब्दील करती हैं। और मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जिन लोगों से बड़े काम लेने होते हैं ना, उन्हें रगड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। कि वो पंजाबी की एक कहावत है कि बटिया तू किवें गोल होया। वो जब वो कोई नदी में पत्थर बहता है तो इधर उधर से ठोकरें लगती रहती हैं ना, आपने देखा होगा बहुत वो स्मूथ से पत्थर होते हैं, उनके इर्द गिर्द कोई उनका किनारा नहीं होता ना। वो गोल ऐसे ही नहीं होते, वो वक्त के साथ साथ ठोकने लगते वो इतने पॉलिश हो जाते हैं कि उनकी कोई साइड पे कोई किनारा, कोई कोना नहीं रहता। एंड देयर इज एन आयरनी इनटू दिस थिंग। और वो आयरनी ये है कि ऑल ऑफ अस, व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस, स्पेशली द हार्डशिप्स वी हैड इन लाइफ, we learned from that and we became who we are. I mean, I'm talking about adults, right? But you wouldn't want your children to go through the same hardship. जबकि वही hardship जो है, that is the key to success that you had in life. इसको मैं ऐसे देखूंगी कि देखें, हम में से कोई भी अपने बच्चों से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता है जितनी अल्लाह ताला आपसे करते हैं, अपने बंदे से करते हैं। वो कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब आप ये सोचें कि फिर अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करने के बावजूद आपको एक ऐसे इम्तिहान में क्यों ला खड़ा कर देते हैं। बस आपको ऐसा लगता है कि आप बंद गली पे हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई दरवाज़ा होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अपने हाथों से महसूस करके, अगर नज़र भी नहीं आ रहा, हम अपनी एक डिफरेंट सलाहियत को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने हमें दी होती है। वो हमारा प्रोग्रामर है, उसको पता है कि मैंने इस बंदे को ये चीज़ दी है, लेकिन ये अपनी इस चीज़ को कब जानेगा, जब ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पड़ेगा, तो इसको पता चलेगा कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। कि जब आपकी आंखें देखना छोड़ देती हैं तो आपकी दिल की आंख तब खुलती है, लेकिन उसके लिए पहले आपकी आंखों का शट होना या अंधेरा होना ज़रूरी है ना। तो वो जब अंधेरा होता है तो फिर आप क्या करते हैं, अच्छा अब आपकी आंखें काम नहीं कर रही, तो अब आप डिफरेंट सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं और उससे चीज़ें खंगालने की कोशिश करते हैं। तो उस दौर में आप अपने आप को ये एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये सलाहियत भी अल्लाह ने मुझे दी थी। तो अगर अल्लाह से ज़्यादा तो आप बच्चों से प्यार नहीं करते ना, ठीक है। तो मैं अक्सर जब कहीं भी पेरेंटिंग पे कोई बात करने का मौका मिलता है या अपने घरों में भी कोई डिस्कशंस होती हैं, इवन मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ चीज़ें। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो बड़ी बेटी अब 8 साल की होने लगी है, वो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, तो उसके साथ मैं कभी डिस्कशन करूँ, बाकी बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चा बहुत तेज़ी से लर्न कर रहा होता है। जितना हम समझते हैं नहीं लर्न कर रहे, उससे कहीं ज़्यादा वो लर्न कर रहा होता है। तो मैं उनसे कहती हूँ आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। इसका जवाब उन्होंने पहले मामा दिया था ये जवाब, जब पहली दफ़ा मैंने उनसे पूछा था। मैंने कहा नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार आपसे अल्लाह करता है। आपने उनको वो बिलीफ देना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी उनके साथ रहूँगी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में उन्होंने अपने इम्तिहान से गुजरना है, क्योंकि आप दुनिया में आए क्यों थे, आपको जन्नत में रहना था ना। जन्नत से आप दुनिया में क्यों भेजे गए, आप इम्तिहान, आपको यहाँ इम्तिहान देना है। वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, वो कहते हैं औलाद की फॉर्म में भी, समरात की ख़राब हो जाने से। अब समरात का एक मीनिंग हमने समझा कि वो किसी की खेती होगी, वो फल होंगे, वो ख़राब हो गए होंगे, वो नहीं। समरात का मतलब वो है, समरात उस चीज़ को कहते हैं बहुत मेहनत के बाद कोई चीज़ जो आप हासिल करते हैं वो आपका समर होती है। हो सकता है वो आपकी इज़्ज़त हो जो आपने बहुत अरसा लगा के कमाई हो सकता है वो बहुत आपकी हेल्थ हो जो आपने बहुत अपने आप को मेंटेन कर करके बनाई हो। तो समरात जब आपसे छीने जाते हैं वो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। इस तरह आपकी औलाद भी आपका समर है एक ना, जिस पे आपने अपना खून पसीना जो है वो इस्तेमाल किया होता है और उनको फिर पाला पोसा होता है, उनकी तरबियत की होती है। तो किसी एक वक्त में आपको लगता है कि ये आपसे चले गए। तो ये सारे इम्तिहान है। कहने का मतलब ये है कि इम्तिहान ज़रूर आएगा, हर बंदे की ज़िंदगी में आएगा, ये लिखी हुई बात है, ये अटल बात है। कौन सा वाला आएगा ये नहीं पता,
किसी को दे के अल्लाह ने आजमाना है, किसी से लेके अल्लाह ने आजमाना है, ठीक है। और वही जो इम्तिहान है, दे शेप अप एंड मेक यू द पर्सन यू आर अल्टीमेटली। आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ? सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनको वो कामिल यकीन दे दीजिए कि वो किसी भी इम्तिहान में अगर जाएं तो उनको पता हो कि यह उनका इम्तिहान है, और उनको पता हो कि उस वक्त अल्लाह पे बिलीफ रखना है और वो उस पर मायूस ना हो, ठीक है। ये आप कर सकते हैं अपने बच्चों, और ये अपने बच्चों के जब वो बड़े हो रहे हैं तो आपने ये करना है। इम्तिहान आने से आप रोक नहीं सकते, ये आप नहीं कर सकते कि आप हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करके रखें, हाँ। ये नहीं कर सकते आप, तो वो मोहब्बत वाली बात करना भी नहीं चाहिए। मतलब समटाइम्स आपको यू नीड टू लेट योर किड्स गो थ्रू हार्डशिप्स so that they learn and they grow, and ultimately like I think parenting का मकसद भी यही है कि you are preparing your kid for the future, for the world outside, right? So जो उनको शॉक भी मिलता है जब when they are like the reason they are not able to cope up and why they feel that the world is so cruel is because घर में जो आपने एक protected उनको environment दिया हुआ है जिसमें you have not prepared them for the world outside, that's when they feel the shock of going out and they start hating the people and the world. जिस जगह हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए उस जगह हम नहीं रख रहे हैं, और जिस जगह हमें ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम ओवर प्रोटेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमारे जिस्म दो तरह से काम करता है ना। एक हमारा वो जिस्म है जो नॉर्मल हालात में, अभी आप और मैं बैठे हैं, बड़ा नॉर्मल, सब कुछ हालात नॉर्मल हैं, और हमारे जिस्म का अंदरूनी सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, इसमें ग्रोथ होती है। और एक वो सिस्टम होता है कि यहाँ पे अभी कोई झगड़ा हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई गोली की आवाज़ चल जाए कुछ, तो आप और मैं भागेंगे। एक उस वक्त जो हमारा माइंड है, हमारे दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, हमारी सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, खून सारा जो है वो मसल्स की तरफ चला जाता है, ग्रोथ का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब घरों में ये चल रहा है कि हम ये नहीं समझ, हम बच्चों से तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वालिदैन आपस में कैसे बात करते हैं, घर का माहौल कैसा है, ये उनकी ग्रोथ पे बहुत गहरे असरात छोड़ता है। ख़ास तौर पे उनकी दिमाग, ये जो ग्रोथ है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका किरदार है। उनकी शख्सियत कैसे बनेगी, दिस इज़ कि उनका घर का माहौल कैसा होगा। अब सोचिए अगर घर में हर वक्त एक टेंस माहौल चल रहा है, वो बच्चा फिजिकली नॉर्मल हालात में जाता ही नहीं है, उसके अंदर वही वाला फ्लाइट और फ्लाइट मोड चल रहा है ना, वो खौफ वाला और ये दौड़ने वाला वो वाला मोड चल रहा है। जब वो चल रहा है तो उसका दिमाग की तरफ खून नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा तो उसका दिमाग कैसे ग्रो करेगा? वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ वो कोप अप नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी में जब कभी मसला आएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ हुई भी नहीं है मेंटली, ख़ास तौर पे इमोशनल। आपको पता है आजकल तो सारी दुनिया में ये चल रहा है कि CEOs अब जो है वो हायर करते हैं, वो हाई IQ वाले बंदे को हायर नहीं करते, हाई EQ वाले बंदे को हायर करते हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि एक बंदा कैसा जो है वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ज़िंदगी के किसी भी मरहले में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी रोल में कैसी होगी, वो डिपेंड करता है उसका इमोशनल क्वोशंट कैसा है, और वो डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ किस माशरे में हुई है, किस माहौल में हुई है। तो उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए, यानी वालिदैन अगर बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से तो फिर वो ये करें कि घर का बेहतरीन माहौल रखें, पहली बात। दूसरी बात, कुछ भी हो जाए किसी ग्रेड में अपने बच्चे को ना नापें। फर्स्ट नहीं आया बच्चा, मतलब आप बच्चे को इसलिए मोहब्बत करें, बच्चे अब ये हम उन्हें बना रहे होते हैं पीपल प्लीज़र, कि बच्चा समझता है मैं अगर फर्स्ट ग्रेड लेके जाऊंगा तो मेरी माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करेगी। नो, मैं अपने बच्चों से एक और सवाल पूछती हूँ कि बेटा मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है आपसे? अल्लाह के बाद तो वो कहते हैं मामा। मैंने कहा मैं आपसे प्यार क्यों करती हूँ? दूसरा सवाल मैं उनसे ये पूछती हूँ, तो इसका जवाब जो मैंने उनको सिखाया है आहिस्ता आहिस्ता वो ये है कि क्योंकि आप मेरी औलाद हैं, देयर इज़ नो अदर रीज़न। आप अपने भाई से ज़्यादा गोरे हैं? नो। आप फलां से मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ? नो। इन एवरी सिचुएशन आई विल लव यू बिकॉज यू आर माई किड। You are so important to me. So whatever you perform, okay, I'll be more happy, but my love is same. ठीक है, आपसे कोई गलती होगी, still my love is same. Okay, I'll be angry for some time, I'll teach you something, I'll give you a lesson, but I love you the same. Yeah. ये बहुत important है। अगर आप एंकर देना चाहते हैं ना अपने बच्चों के, वो एंकर रहें, तो फिर आपने उनको एक बिलीफ देना है, और दूसरा उनके साथ जो अपना कनेक्शन है उसको इररिलेवेंट ऑफ हाउ दे लुक, हाउ दे परफॉर्म, व्हाट ग्रेड दे टेक, इससे इररिलेवेंट करें।
ये दो बातें इंपॉर्टेंट है अगर आप उनको मेंटली स्ट्रांग और स्टेबल बनाना चाहते हैं, rather than whatever else you do. Yeah, that's absolutely true. So you grew up in Ahmedabad. Yeah. And you're a dental health practitioner. और आपका क्या जर्नी रहा है, like जो the hardships that you faced to get here? Well, alhamdulillah for my journey, first of all, it was so inspiring to me, so wonderful and so important to me, that I always embraced that hardships whatever they came. लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी मैं आपको एक मुश्किल देता हूँ ना, साथ में दूसरी आसानी ज़रूर देता हूँ, वो 2 आसानियाँ देता हूँ। एक मुश्किल के बदले 2 आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद होती हैं। there are no good times and bad times in your life, I believe. Every time has something good in it and something bad in it. तो मैंने FG गर्ल्स पब्लिक स्कूल से, FG गर्ल पब्लिक स्कूल एबटाबाद से मैंने मैट्रिक किया, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए ख़ुद कुछ करना पड़ेगा। ये फीलिंग मुझे उस वक्त आई थी। बहुत सारे हालात थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अब्बू को एस्थमा हो गया था, वो रॉयल एयरफोर्स सऊदीया में काम करते थे, तो उनको ऑल ऑफ सडन अपनी जॉब छोड़ के ना पाकिस्तान आना पड़ा था। हम 8 बहन भाई थे, मैं आखिरी नंबर पे थी, तो मेरे सारे बहन भाई पढ़ाई लिखाई में थे, तो ही वाज ओनली ब्रेड अर्नर फॉर अस। तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, अगर इरम आप कुछ, 1-2 मेरे भाइयों ने ऐसा किया कि उस वक्त अपनी पढ़ाई ड्रॉप करके काम छोटे मोटे करना शुरू कर दिए, तो दैट गॉट मी अ फीलिंग कि नहीं, अगर इस सिचुएशन में नहीं जाना तो क्या करना है, ख़ुद कुछ हाथ पाँव मारने हैं जिससे अपने आप को अपने इस चीज़ से निकालना है या सेव करना है और अपनी स्टडी को जारी रखना है। तो मैंने पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त कभी मैं मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट थी, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे वो आंटी ने घर में एक बच्चा भेजा, उसको सारे सब्जेक्ट्स तैयार कराने थे और मुझे 300 रुपया मिलना था। ये 2007 की बात। मैंने पढ़ाया, मतलब 30 दिन में, चले 28 दिन आप लगा लें या 26 दिन, मैंने उसको पढ़ाया और 26 घंटे दिए, तो उसके एवज मुझे 300 मिले, जिस पे भी वो आंटी इतनी खुश नहीं थी। सो आई गॉट अ फीलिंग कि दिस इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल माई नीड्स, व्हाट एल्स आई कैन डू। फिर मैंने बहुत सोचा कि मेरे टैलेंट्स क्या हैं, तो मैंने सोचा, जो मुझे समझ आया कि शायद मैं अच्छा कुछ बोल सकती हूँ। उसकी वजह ये थी कि कभी डिबेट्स में, मॉर्निंग असेंबली कराना, डिबेट्स में जाना, तो इसमें हिस्सा लेती नहीं आप? हाँ। तो फिर दूसरा मैंने सोचा कि हाँ, रेडियो टीवी के तो वहाँ पे उस वक्त नहीं था एबटाबाद में, तो फिर क्या ऑप्शन ज़हन में आया कि रेडियो पे जाते हैं। रेडियो पे मैं चली गई, और वहाँ उस दिन रेडियो पाकिस्तान पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे, उस दिन ऑडिशंस हो रहे थे, तो उन ऑडिशंस में मैं बैठ गई। ऑडिशन तो मैंने पास कर लिया, वो समझे कि ऑडिशन के लिए आई हैं, उनको पता है सारा प्रोसेस। बाकी लोग भी क्योंकि ऑडिशन दे, तो मेरा भी नंबर लगा, मैंने जाके ऑडिशन दे दिया। बाद उन्होंने कहा आपकी एप्लीकेशन, मैंने कहा वो तो मैंने नहीं दी। कहते हैं अच्छा वो लिख दें। अच्छा मैंने लिख दी। कहते हैं अच्छा इसके साथ BA की अब वो अटैच करनी है आपने सनद। तो मैंने कहा सर मैंने तो BA नहीं, मैंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने FM का रास्ता दिखाया। FM में मैं लेके चली गई, और मेरी CV पे लिखा था स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, जो मैंने हाथ से बनाई थी। अच्छा। तो वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे देखा पहले, और फिर मेरी CV देखी, तो वो जो वहाँ पे उस वक्त एडमिन थे वो भी हंसे, और ज़ेरे लब जिसको मुस्कुराना कहते हैं, कि सारे लोग देख के ये थोड़े थोड़े मुस्कुराए कि ये जो बच्ची हैं ये RJ बनने आई हैं। तो मैंने कहा, मैं समझ गई कि ये अब ये सोच रहे हैं कि हाउ कैन शी डू इट। तो मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा करें मेरा ऑडिशन सिर्फ ले लें, खैर है रखना ना रखना उसके बाद की बात है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ बच्ची को स्टूडियो ले जाओ और इसको माइक पकड़ा दो, ये कुछ बोलना चाहती है। माइक दे दिया, 2 मिनट का ऑडिशन हुआ। तीसरे दिन उन्होंने मुझे खुद कॉल कर ली। शुरू में मुझे बच्चों का प्रोग्राम दिया गया पावर किड्स के नाम से, तो वो संडे को मैं क्या करती थी, लेकिन उसमें बच्चों से ज़्यादा बड़ों की कॉल्स आने लगी। अच्छा। ठीक है। तो बस 3-4 महीने मैंने वो प्रोग्राम किया। फिर उन्होंने कहा नहीं आप पावर किड्स ना करें, आप इसको मॉर्निंग शो में ले जाएं। अब आप मॉर्निंग शो करें। और मैं एबटाबाद की वो पहली खातून RJ थी जिसे लाइव कॉल्स की इजाज़त मिली। हमारा बहुत रिवायात वाले लोग हैं वहाँ पे, हम सारे ही, और कोई भी ऐसी बात, ज़रा आपको पता है लाइव कॉल में तो फिर बात वापस नहीं आ सकती। ठीक है। तो लाइव कॉल की इजाज़त ख़वातीन को नहीं दी जाती थी कि कोई बंदा अगर कुछ भी बोल देगा तो फिर वापस नहीं हो सकता, एक मसला खड़ा हो जाएगा और वगैरह वगैरह। तो मैं जब किसी से लाइव कॉल पे बात करती तो मुझे उसके पहले 12-15-20 सेकंड में ये गेस करना होता कि इज़ ही द राइट पर्सन टू टेक लाइव और नॉट। उसके सलाम के अंदाज से या उसके लहजे से मैं ये परखती उसको। और अगर मुझे लगता कि ये इस काबिल नहीं है तो वो टू का बटन दबा के ना कि जी कॉल ड्रॉप हो गई, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं, दोबारा कोशिश कीजिएगा, ऐसे हम चल पड़ते। तो रेडियो ने मुझे
मेरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। रेडियो पाकिस्तान आई थिंक लाइक इट आल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस, आपको एक सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाती है। यू गेट टू लर्न अबाउट योरसेल्फ के व्हाट यू आर केपेबल टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट, what your interests are, what sort of people you want to interact with, all of और that. बहुत इल्मी लोगों से मुलाकात हुई। रेडियो पाकिस्तान जो है वो आपकी ख़ास तौर पे किस लफ्ज़ को आपने कैसे बोलना है वो आपको सिखाते हैं, कौन सा सही लहजा है बात करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो सिखाते हैं। फिर वहाँ पे जो इल्मी और अदबी शख्सियात आती हैं उनसे मिलने का एक मौका आपको मिल जाता है। तो मैं अभी भी वो मैं कहती हूँ मेरी रूह पुरानी वाली है ना। मैं कहती हूँ कि किताब से ज़्यादा जो साहिब किताब है उससे सीखने का जो मज़ा है वो किताब में भी नहीं है। वो उससे भी एक आला दर्जे की चीज़ है कि इल्म मुंतकिल होता है किताब से, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कुरान पाक से बहुत इल्म मुंतकिल हुआ, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें कि वही कुरान पाक आप सीखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये एक डिफरेंट लेवल है। एक किताब से सीखना और एक साहिब किताब से सीखना, तो साहिब किताब से सीखना हमेशा अफजल रहा है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि किसी बंदे के साथ जिसका एक्सपीरियंस हो उसके साथ आप 2 मिनट की नशिस्त भी अगर रखें ना, तो कुछ ना कुछ आप कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ आप सीख के उठते हैं वहाँ से। तो फिर मैं ऐसी जगहों पे ज़रूर, अब भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, हालांकि मैं क्लासेस ले चुकी हूँ, मतलब मेरी वो कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो मुझे अपने असातिज़ा पसंद आए, कभी कभी मैं उनकी क्लास में जाके पीछे बैठ जाती हूँ। दे आर वेरी गुड इनफ कि वो मुझे कभी नहीं रोकते। कभी मुझे लगे ना कि मैं अब यूनिवर्सिटी में हूँ, किसी काम से आई हूँ, तो मेरी किसी फेवरेट टीचर की क्लास हो रही हो तो मैं पीछे जाकर, क्योंकि और मुझे लगता है कि आज भी वहाँ से मैं सीखे बगैर नहीं उठती, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेके उठते हैं। तो फिर रेडियो का ये बहुत बड़ा किरदार था। उसके बाद टीवी पे भी कुछ अर्सा, वहाँ पे एक छोटा टीवी स्टेशन खुला था, वहाँ पे मैंने मॉर्निंग शोज़ किए, वो हिंदको में किए मैंने, क्योंकि उर्दू में अवेलेबल नहीं थे तो वो हिंदको में ही अपनी नशरियात किया करते थे, तो उनके साथ किया। उसके बाद FSC के बाद मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। पहली दफ़ा मेरा सेल्फ फाइनेंस पे हुआ, वो मैंने ड्रॉप किया बिकॉज़ मेरे अब्बू ने कहा कि हमारी वो ज़मीन है, मैं बेच के मतलब कर दूँगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अगर इस दफ़ा ये ज़मीन बेचेंगे, चलो 2 साल मुझे ऐसे पड़ा, 2 साल बाद कैसे करेंगे, या और कोई चीज़ चाहिए होगी, तो नहीं नहीं ये मैं नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने एक स्कूल में पढ़ाया, साथ साथ में कमेटी डाली और साथ में दोबारा तैयारी की। और अगली दफ़ा मैं ओपन मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह अयूब मेडिकल कॉलेज में चली गई। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ में कर रही थी टेक वैली, वहाँ पे एक इदारा है, उनके साथ मैंने एक किया कि उनका सोशल मीडिया मैनेजर उस वक्त में थी, वो किया। साथ में मैं एड्स उनको लिखना और उनकी वॉइस ओवर्स करना ये करती थी। तो साथ साथ में मैंने पढ़ाई की। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने कहा कि ये FSC नहीं है, ये मैट्रिक नहीं है कि तुमने साथ साथ में 3 चीज़ें और खोली हुई हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, सीरियसली। तो मैं कभी रात जागने वाली स्टूडेंट नहीं रही। मैं 9 बजे 10 बजे सो जाती हूँ, चाहे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई क्यों ना हो। लेकिन मेडिकल में वो ज़माना आया कि जब मैं पूरी रात मैं सो नहीं सकी, कि वो कोर्स इतना ज़्यादा था और टाइम इतना कम था कि मुझे ऐसा करना पड़ा। तो वो बड़ी मुश्किल ज़माना था। चाय पी लेते हैं। काफ़ी ठंडी हो गई थी। एबटाबाद में यू ऑल्सो रन अ क्लिनिक? जी, वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल में मैं डेंटल सर्जन की जॉब भी कर रही हूँ, और साथ में मैंने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा सेटअप भी है मेरा क्लिनिक। राइट। और जो डेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप you've been into the field throughout? जी, मेरा 7 साल हो गए हैं तकरीबन कि मैं डेंटल सर्जन हूँ, और गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम कर रही हूँ। राइट, तो कुछ बताएं लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल स्पेशली इन अ सिटी लाइक एबटाबाद, जो डॉक्टर्स से रिलेटेड क्या लैंडस्केप है? डॉक्टर बनने के हवाले से अगर कहेंगे तो काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, 4-5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, विद इन 4-5 डायमीटर आपको 5 मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। उसमें एक सरकारी है, 3-4 जो हैं वो प्राइवेट इदारे हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि हम भी जब पढ़ते थे तो हम ये सोचते थे कि बस फाइनल ईयर हमने हाउस जॉब कर लिया तो बस वी आर इनटू अ न्यू वर्ल्ड, हमारी दुनिया तब्दील हो जाएगी और पता नहीं, मतलब हम अपनी ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम दोबारा सिफर पे खड़े हैं, उससे आगे कुछ रास्ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नौकरी मिल जाए, बहुत रेयर है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। जितनी प्रोडक्शन है ना आपकी डॉक्टर्स की,
उतना आपका सिस्टम एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि जिस और ये आप सिर्फ एबटाबाद के हवाले से कह रही हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में यही हालात हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं ज़्यादा बात कर लेती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे, लेकिन सारे पाकिस्तान का वैसे हाल यही है कि हमारे पूरे सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब करने की जितनी एनुअली आप डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी गवर्नमेंट में नहीं है। प्राइवेट सेटअप में अगर आप जाते हैं तो अब आप ये सोचिए कि इस वक्त फ़ीस जो है वो 1 करोड़ 30 लाख तक जा चुकी है प्राइवेट इदारों की। लेकिन जब वो हाउस जॉब के बाद पे करने पे आते हैं ना तो 35,000 से 50,000 आपको पे कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जो बन जाता है उसको ना फर्स्ट स्टार्टर्स को जो है वो 35,000 से 50,000 के दरमियान पे किया जाता है। और उस पर जो उनको ड्यूटियाँ दी जाती हैं वो आप सोच नहीं सकते कि आपकी सोशल लाइफ डॉक्टर की पहले पढ़ाई में भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा वो ओवरवेलमिंग है। फिर जब आप नौकरी में जाते हैं या आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, आप ट्रेनिंग हैं कहीं पे, तो फिर भी आपकी लाइफ नहीं आती क्योंकि वो इतने आपके टाइट आवर्स हैं। मेरी बात सुने, कोई इंसान क्या 36 घंटे ड्यूटी कर सकता है? ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। 36 घंटे एट स्ट्रेच? यस, उसमें ये है कि कुछ वक्त आप बीच में रात को थोड़ा सा सो जाएंगे, दूसरा कोई कवर कर लेगा, इस तरह की। 24 घंटे की तो नॉर्मल बात है, 36 घंटे तो चलें रेयर होता है, लेकिन 24 घंटे लगातार ड्यूटी इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल क्योंकि देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी एंड स्पेशली यू आर डीलिंग विद the lives of people, and usme then to risk this thing because after 10-12 hours of continuous job आपकी जो productivity है it is bound to drop, right? पूरी दुनिया में ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि लॉन्ग आवर्स आपको डीमोटिवेट करते हैं और जितना लंबा आवर होगा आप उतनी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी आप ज़्यादा काम नहीं ले रहे होते, काम वो बंदा जितनी उसकी कैपेसिटी है ना उसने उतना ही करना है। फिर आप लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि गवर्नमेंट में जाओ तो लोगों का मुंह जो है, आपकी ज़ुबान माथे पे होती है, आंखें माथे पे होती हैं, आप बात सही नहीं कर रहे होते, डॉक्टर से ये गिला करते हैं अक्सर लोग। मैं कहती हूँ लगातार आप 400 लोगों को 2 दिनों में अटेंड करके देखें ना किसी भी पब्लिक डीलिंग में, दूसरे दिन आप उनको खाने पे आ जाएंगे। एब्सोल्युटली। आपको पता है इट्स इंटरेस्टिंग कि जो एयरलाइंस में भी ज़्यादा जो हादसात होते हैं उसकी वन ऑफ द मेजर कॉज इसके जो पायलट्स होते हैं या जो स्टाफ क्रू होता है वो उनकी नींद पूरी नहीं होती है या उनके भी इसी तरह कॉन्टिन्यूस आवर्स होते हैं, तो दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द रीजंस कि वो हादसात का सबब बनते हैं। आपके आवर्स भी ज़्यादा हैं, आपका पे भी बहुत ज़्यादा अंडर पेड है। फिर ये है कि जैसे मैं गवर्नमेंट सेटअप में हूँ, वो 5 साल बाद आप प्रमोशन के लिए आपकी ड्यू हो जाती है। 7 साल हुए मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मेरे साथ आगे लोग हैं उनकी 10-10 साल हो गए प्रमोशन नहीं हो रही। एनुअली मैं आपको बताऊँ हमारा कोई 7-8 हज़ार रुपये इंक्रीज़ होते हैं। अच्छा, ठीक है, पे में उस 7-8 हज़ार में ये होता है वो 15% या 20% जो इंक्रीज़ होती है वो बेसिक पे होती है। ठीक है, बेसिक पे थोड़ी होती है, उस पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, उसमें फिर ये होता है कि टैक्सेस लग जाते हैं, वो 7-8 हज़ार आके 6,000 बन जाता है एक्चुअल। तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। ये आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो इस वक्त इस मुल्क में क्रीम ऑफ द नेशन है, मतलब ब्रिलियंट माइंड्स के साथ आप ये कर रहे हैं। और मैं जब वो बात आती है ना इनइक्वालिटी की, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी भी इदारे में हर इदारे की बहुत इज्जत करती हूँ, हर इदारा बहुत ज़रूरी है किसी भी सेटअप को चलाने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे इदारे हैं और सबको मालूम है जिन्होंने अपनी अपनी तनख्वाहों में 100% इजाफे किए उसी बजट में। ठीक है, और आपको मैं बताऊँ वो एक रेशो होती है ना कि सबसे लोअर पेड और सबसे हायर पेड के दरमियान डिफरेंस कितना है। हमारे यहाँ वो रेशो है 92, 1:92, और बेहतरीन मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो रेशो इसमें आती है वो 11% है डिफरेंस जो आता है। द हाईएस्ट पेड एंड द अंडर पेड डिस्पैरिटी है, इतनी ज़्यादा है वो। और क्योंकि फिर मैं मेडिकल से हूँ इसलिए मैं उस पर ज़्यादा आई नो कि आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतने एग्ज़ाम पास किए हैं, और अब तो एग्ज़ाम की तादाद और ज़्यादा हो गई है कि आप हाउस जॉब करते हैं उसके बाद भी आपको एक एग्ज़ाम देना है जिसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। यानी जो आप इतनी मेहनत करने के बाद FCPS नहीं, आपको लाइसेंस से पहले भी अब एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। फॉरेन से जो ग्रेजुएट होकर आएगा वो भी उससे पहले यहाँ लाइसेंस हासिल करने के लिए एक और एग्ज़ाम देगा। देयर आर लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स, बल्कि FCPS पार्ट 1 देंगे आप, पहले पार्ट 1 आपने कर लिया, उसके बाद भी आप एग्ज़ाम देंगे एक। अच्छा, तब आपको वो सीट मिलेगी कहीं पे आप ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा, तो दे हैव मेड इट सो मच डिफिकल्ट।
और जब आप और लेवल ऑफ ट्रेनिंग ये है हमारे यहाँ, जो एजुकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी कमर्शलाइज हो गई है, और यही लोग जब बाहर जाते हैं, अब मैं ये बात करती हूँ एक आई जस्ट वांट लाइक गेट द ईयर स्ट्रेट। सो आपका एफएससी के बाद 5 साल का मेडिकल है जो एमबीबीएस है? एमबीबीएस 5 साल का है, बीडीएस पहले 4 साल का था, लेकिन अब पीएमडीसी ने उसको भी 5 साल का कर दिया। सो 5 साल के वो हैं, देन उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब है, फिर 2 साल का एफसीपीएस है? नहीं, एफसीपीएस की ट्रेनिंग जो है वो 4 साल की है। 4 साल की है? यस। सो 5 + 1 + 4 लाइक 10 years ऑफ आपकी जिंदगी गुजर जाती है। 10 साल एफएससी करने के 10 साल बाद आप एफसीपीएस क्लियर करते हैं, देन यू बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर फील्ड। किस बात का मैं रोना रहूंगा। आफ्टर दैट जब आपको जॉब मिलती है तो व्हाट सैलरी डू यू गेट यूजुअली? एफसीपीएस की तो शायद हो सकता है लाख हो, कहीं कहीं उसको अगर गवर्नमेंट में लिया जा रहा है तो, लेकिन जो मैं नॉन गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, जो आप 5 साल की हाउस पूरी कंप्लीट करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद जो आपको नौकरी मिलेगी, एमबीबीएस या बीडीएस करने के बाद, वो डिमॉन्स्ट्रेटर की नौकरी देते हैं, 35,000 से 50,000 रुपये देते हैं। और मैं आपको बताऊं, पीछे एक सिस्टम आया था, उसमें 5,000 सैलरी करते कि जिन लोगों को नौकरियां नहीं है वो 5,000 स्टाइपेंड पे काम कर ले। ये भी एक शोष आया था। अच्छा। हाँ, उसके खिलाफ एहतजाज हुआ था। तो ये जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो एहतजाज कर रहे होते हैं, वो इसी इनइक्वालिटी के ऊपर है, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप ये देखें प्रमोशंस वक्त पे ना होना, आप ये देखें ड्यूटी, और मैं आपको एक और बात बताऊं, चलें ये तो ये आप पैसे वाली एक बात है ना, इसके अलावा जो वहाँ पे हालात हैं वो क्या? हाँ, एक तो जिस तरह आपने मेंशन कर दिया कि लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी, देन यू आल्सो नॉट पेड इनफ, और फिर एक तीसरी बात, ये आप महफूज नहीं होते। राइट, स्पेशली फॉर वुमेन, बोथ फॉर वेमेन एंड द मेल डॉक्टर एज वेल, खास तौर पे जो लोग हमारे क्रिटिकल केयर में काम कर रहे होते हैं। अच्छा। जहाँ पे कैजुअलिटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं क्रिटिकल केयर में, जहाँ लोगों की अमवात हो जाती हैं, उस जगह पे, और भी बहुत सारी आप ये देखें वार्ड्स में भी, हमारे यहाँ वार्ड्स में भी एक हादसा ऐसा हुआ कि लोग फिर क्या करते हैं, एक बंदे के साथ एक अटेंडेंट वाली बात तो है नहीं। जो लवाकिन है उनकी आप बात करें कि वो दे बिकम हॉस्टाइल टुवर्ड्स, यस, दे अटैक पीपल। आपको पता है बहुत सारे लेडी रीडिंग में अभी पीछे सैदू में आई गेस, ये अभी जो है ना, अभी इस रिसेंट टाइम्स में इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें प्रॉपर मारा गया है डॉक्टर्स को, ठीक है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे जो हॉस्पिटल है उसके एमएस को मारा था उन्होंने, लवाकिन ने। और उनका मतलब उनका ग्रीवियंस क्या था कि गफलत हुई है ट्रीटमेंट में? देखिए, ऐसा मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, जहाँ पे कैजुअलिटी है ना, इमरजेंसी है, वहाँ पे अमवात होंगी, क्योंकि वहाँ पे कौन लोग लाए जाते हैं, इंतहाई सीरियस। दो ही उसके ऑप्शंस हो जाते हैं, या तो वो बंदा बच जाएगा या मर जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं पॉसिबल। अब जो बच्चा जो है वो वन व्हीलिंग कर रहा होता है जब, तो उसका सर जब फटता है तो अब आप उसको आने में डिले हुआ, फलाने में डिले हुआ, बहुत सारी चीज़ें डिले की होती हैं, ठीक है। और आगे जब अगर स्टाफ शॉर्ट हुआ मैं ये नहीं कहती कि हमेशा डॉक्टर की गलती नहीं होती, लेकिन आप ये देखें कि वो जिस सिस्टम में काम कर रहा है डॉक्टर, अब हाथ से उसको कुछ भी नहीं कर सकता, उसको टांका चाहिए, उसको आपका स्टाफ चाहिए, उसको एनेस्थीसिया चाहिए, उसको बेशुमार चीज़ें उस वक्त चाहिए होती हैं, ठीक है। और फिर ये होता है कि कभी कभी हमारे पास ये देखने का टाइम नहीं होता कि ये चीज़ को रिएक्ट कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, तो कभी रिएक्शंस भी हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल, मैं कहती हूँ ठीक है, अगर उस बंदे ने गलती की है उसको सज़ा मिलने का एक पूरा तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर उस बंदे ने गफलत की है तो उसको सज़ा का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। लेकिन आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि नॉर्मल पीपल जो आम लोग हैं वो कैसे जस्टिफाई कर लेते हैं कि वो फलाने टीका गलत लगा दिया था तो उससे पता नहीं क्या हो गया। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग अनएजुकेटेड हैं, उनको पता नहीं है, आगे चीज़ें नहीं हैं, बीच में कौन बिसरा होता है, चीज़ें जो गवर्नमेंट की वजह से नहीं है या इंतज़ामिया की वजह से नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया तो वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ कौन खड़ा है, वो डॉक्टर खड़ा है, राइट। और लोग, मैं आपको बोलूँ, बाकी अमले को भी इतना कुछ नहीं कहते। जो उस वक्त ड्यूटी पे डॉक्टर होगा ना, बस उसकी शामत आई अगर कुछ भी हो गया है, चाहे वो गफलत किसी की भी है, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वो डॉक्टर कोई 15-16 घंटे की ड्यूटी भी करके वहाँ पे उस वक्त खड़ा हुआ है, एंड ही इज प्रोन टू मेकिंग एरर्स एज वेल। उसके पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो उसको फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पेशेंट, वो भी नहीं है। देयर इज अ लाइक्लीहुड कि क्योंकि एट द सेम टाइम देयर कैन बी मल्टीपल पेशेंट्स जिनको देखने की ज़रूरत हो सकती है, तो वो जो अटेंशन है वो भी
कंप्लीट उस एक पर्टिकुलर पेशेंट की तरफ लाजमी नहीं है कि वो हो, क्योंकि आपको दे हो सकता सके, है यस, कि मल्टीपल पेशेंट्स को एट द सेम टाइम दे। तो इसके अलावा बात यह है कि वहाँ पे सिक्योरिटी एक्ट पास हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था जिसके मुताबिक ये कि ये सज़ाएं मिलेंगी, सिक्योरिटी वहाँ पे चौकी होगी, पूरी सिक्योरिटी होगी वगैरह वगैरह, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो कितना, और हम बहुत ओवर पॉलिसाइज्ड जो है कंट्री है, हमारे यहाँ कानून बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप जाएँ आपको कुछ नहीं मिलता। तो हमें पे भी कम मिलती है हमारे डॉक्टर्स को, आवर्स भी ऐसे हैं कि आपकी फैमिली लाइफ, आपकी ज़ाती लाइफ, आपके दिमागी हालात सब तबाह हो जाते हैं, और आखिर में आपको मार भी पड़ती है। वैसे डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से आई नेवर थॉट अबाउट इट, इट्स एन इशू एज वेल। इट इज़ अ बिग इशू ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ अ बिग इशू ऑफ पाकिस्तान, यू नो, राइट। एंड मैं आपको बताऊं, मैं डेंटिस्ट्री में काम करती हूँ, वो ऐसी जगह यूजुअली नहीं है कि जहाँ पे अमवात हों या जहाँ पे खुदा न खास्ता इस तरह की कैजुअलिटीज़ आएँ। मतलब अगर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है तो उसमें हो सकती है, वैसे डेंटिस्ट्री में ऐसे फैक्टर्स नहीं है। तो आई थिंक कि वो उस तरह से इतने सीरियस पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, सिवाय सर्जरी डिपार्टमेंट के अलावा। वहाँ पे भी ऐसे हालात। अच्छा। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक और भी इसका एक एस्पेक्ट बताऊं कि जो डॉक्टर्स की ज़िंदगी का है, जो ख़ातीन है आपकी वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो पास होती हैं, उन जितनी ख़ातीन ग्रेजुएट होती हैं ना, उनमें से सिर्फ आपके पास 20 से 30% ख़ातीन जो हैं वो काम करती हैं आके राइट फील्ड में। बिकॉज वही बात है कि लाइक मेडिकल फील्ड में बहुतात है फीमेल डॉक्टर्स की जो बनती हैं, जो ग्रेजुएट होती हैं, क्योंकि वो शायद लायक उसकी वजह ये होती भी है ना कि हैं, मेरिट पे आ जाती हैं, मार्क्स बहुत वगैरह भी मेहनती बच्चों के होती साथ हैं। आते हैं। मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मर्द हजरात के पास या जो बॉयज़ हैं दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट एज हार्ड वर्किंग एज फीमेल। स्टूडेंट लेवल पे ना फीमेल ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। लेकिन उसमें फिर एक और इशू ये होता है ना कि वो बाद में काम एक्चुअली नहीं करती। डायलेमा भी है इसमें। वो ये है कि एक तो ये कि जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स ज़्यादा सिक्योर करती हैं, उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो फीमेल कैंडिडेट्स की होती है, बट जो ड्रॉप आउट रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आपकी अल्टीमेटली जिन बच्चियों की शादी हो जाती है वो छोड़ भी देती हैं दरमियान में। फिर जो कंप्लीट भी कर लेती हैं एजुकेशन, दे मोस्ट लाइकली बहुत सारी उसमें से प्रैक्टिस में भी नहीं आती हैं। बट एट द सेम टाइम जिस तरह आपने बोला है कि हमारे पास प्रोडक्शन का मसला नहीं है, वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी दे आर नॉट सफिशिएंट। अब क्यों वो काम नहीं करती, उसमें कुछ रीजंस आपने बता दें, ठीक है। अगर आपका हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा, सबको वैसे चाहिए जो है वो डॉक्टर बहू होती है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि नहीं ये किचन संभाले। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ना। इफ़ यू वांट कि वो अच्छी कुकिंग करती हो तो वो तो BA पास लड़की भी अच्छी कुकिंग कर सकती है ना। उस वक्त आपको डॉक्टर बहू क्यों चाहिए होती है, या उस वक्त वो लड़का क्यों डिमांड कर रहा होता है कि मैंने एक डॉक्टर से शादी करनी है। जब आपने एक माइंड बनाया कि मैंने एक डॉक्टर से शादी करनी है फॉर एनी रीज़न, वट एवर द रीज़न यू हैड, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो जिस चीज़ों से गुजर के आई है, जितनी उसने मेहनत की है, जो वही डॉक्टर बनी है, एक तो ये कि उसने कंट्री को पे बैक करना है। हर डॉक्टर बनने पे भी कंट्री का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट इदारों में डॉक्टर्स बनती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो एक माइंडसेट के साथ पली बड़ी है कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, फिर मैंने ये करना है। आप फिर आउट ऑफ सडन कहते हैं कि वो डॉक्टर से शादी जब आप यू कैन नॉट वर्क। अच्छा, अब एक तो ये बात आ गई कि अलाउ नहीं किया जाता। दूसरी एक और बात है, अलाउ किया भी जाता है लेकिन आगे हालात नहीं होते। किसी पाकिस्तान के आप मुझे बताएं जो गवर्नमेंट का इदारा हो, वहाँ डे केयर है? नो। ब्रेस्ट फीडिंग रूम है? नो। तो फिर हम हर वक्त एक जंग में चल रहे होते हैं ना, खातीन जो है, फैमिली वर्सेस कैरियर, हम हर वक्त इस जंग में चल रहे होते हैं, क्योंकि कैरियर जहाँ हमारा है वहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं कि फैमिली को साथ मैनेज किया जा सके। और यही वजह है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत सारी खातीन काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास वहाँ हालात नहीं है काम करने, क्योंकि बच्चे को छोड़ के वो आ नहीं सकती या साथ ला नहीं सकती। और फिर उसके बाद एक तो ये बात है कि वो बच्चे फैमिली सफ़र होती है ना उससे, और साथ साथ में उससे इतना पे बैक भी नहीं हो रहा कि जिस पे आप कहें कि जी सपोर्ट सिस्टम ले सकें, वो भी नहीं है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें, और जो खातीन घर में बैठी हैं उनके पास इंटरनेट की सहूलियात अवेलेबल हैं, तो ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है कि आप उनको इंगेज कर सकें, वो घर से कर सकें। अभी कोरोना के दौर में ऐसी चीज़ें आई हैं कि जी टेलीमेडिसिन का दौर आ गया है कि घर में बैठ के जो खातीन हैं वो वहाँ रिमोट एरिया में एक बस नर्स चाहिए, वो आपको वाइटल्स चेक करके दे दे, आप पेशेंट से हिस्ट्री ले लें और आप उसको अद्वियात वहाँ से बता सकते हैं, जो वहाँ से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की भी ज़रूरत है, और उसमें हमारी ये खातीन जो घर में बैठी हैं फैमिली की वजह से ऑन फील्ड नहीं आ सकती, वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊं, इन सब वजूहात की वजह से
मैं कहती हूँ कि हमारी जो लोग बाहर वो करना चाहते हैं, अपनी करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बाहर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए. सो लाइक इज दैट ऑल्सो मीन दैट आर वी डिस्करेजिंग पीपल के पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ डॉक्टर्स के लिए मौजूद ही नहीं है? आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन. किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने कंट्री में रहना चाहता है, वो उसको ग्रैब करे. लेकिन सिस्टम हमारा इस काबिल नहीं है कि जितने डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जितनी नर्सेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एनुअली, या जितने पैरामेडिकल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनुअली हम एब्जॉर्ब कर सकें. ये हमारी कैपेसिटी नहीं है. और इसको बनते 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 आई डोंट नो कितना अरसा लगेगा. ठीक है. नंबर 2, आपको पता है पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर्स डाउन जाते हैं. यूजुअली हम देखते हैं करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये नहीं है, स्कूल ड्रॉप आउट, फलाना फलाना, जितने इंडिकेटर्स हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. लेकिन सारी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान के पास एक चीज़ है, और वो है उसकी यूथ. उसकी यूथ की जो पॉपुलेशन है, यूथ बल्ज है. हमारे पास ज़्यादा जो हमारी यूथ है वो अंडर 35 है. और पाकिस्तान जो इकॉनमी है दैट इज़ रिमिटेंस बेस्ड इकॉनमी. इट मीन्स कि जो बैरून मुल्क जो हमारे लोग गए हैं, वो जो वहाँ से भेजते हैं पैसे, उन पे हमारी इकॉनमी चल रही है, उसका इन्हिसार है. ठीक है. तो ये पाकिस्तान के लिए भला होगा, बुरा नहीं होगा. एक तरफ तो आप ब्रेन ड्रेन कर, हम उन लोगों को नहीं करेंगे. दूसरी बात आप ये भी कह रही है ना कि जब यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटेड पीपल दे डू नॉट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज, आपका सिस्टम उनको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता. सो रादर देन स्टेइंग अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग दीज इयर्स ऑफ एजुकेशन, बेहतर है कि आप यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड. आप बाहर जाएंगे, मुल्क को भी फ़ायदा होगा. यू वुड बी एबल टू सेंड मनी बैक, you'll be able to support your family and all that. देखिए, आप ये कह रहे हो, मतलब ये भी यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि मैं लोगों को बाहर जाने के लिए इनकरेज करती हूँ, तो पाकिस्तान में तो शॉर्टेज है डॉक्टरों की. पाकिस्तान में नर्सेज की और डॉक्टर्स की ऑन द रिकॉर्ड लाइक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, जी उसमें शॉर्टेज है. लेकिन सिस्टम जो है वो उस शॉर्टेज को पूरा भी नहीं कर सकता है. देखिए, शॉर्टेज का मतलब ये है कि आपको जितने सरकारी और नीम सरकारी जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन के वर्सेस बहुत कम है. जितनी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, कम है. लेकिन उसी हिसाब से हमारे पास हॉस्पिटल्स भी उतने नहीं हैं. राइट. तो वो तो पहला तो स्टेप यही है ना कि आप वो हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाएं, एंड देन यू कैन हैव द सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स. इन लोगों को बाहर जाने की बात नहीं कर रही हूँ. मैं कहती हूँ वो जो पीछे एक्सेस में बन रहे हैं, जो हमारे पास ओवर प्रोडक्शन है, वो बाहर जाएं. Absolutely. ठीक है. उससे ये होगा, and that's also like the primary formula for export as well. Export as well. आपको सरप्लस है तो आप उसको एक्सपोर्ट करें. और आपको करें. मैं बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं. 2024 का जो डेटा है, उसके मुताबिक 6 लाख पाकिस्तानी 2024 में, सिर्फ 2024 में बाहर गए हैं, जिसकी वजह से आपकी रेमिटेंस भी बहुत हाई गई है. इट इज़ $3.2 बिलियन नाउ. ठीक है. लेकिन आप ये सोचें, ये जितने लोग गए हैं ना, इनमें से ज़्यादातर मोस्टली यानी 90% of the people those are going abroad, they are going on the labor section. ठीक है. हम अनस्किल्ड हैं. हमारे यहाँ जो मज़दूर बाहर जो आ रहे हैं, वो मज़दूर वाले लोग जा रहे हैं, स्किल्ड लोग नहीं जा रहे. तो एक इस पे मैं मतलब बेखुद, चूँकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अब मैं गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ, लेकिन ड्यू टू द सिस्टम से मुराद ये है कि मुझे अब इक्विपमेंट नहीं मिलता या चीज़ें नहीं मिलती, मैं वो काम नहीं कर सकती जो मुझे मेरे पास जिसकी मेरे पास स्किल है. ठीक है. तो वो भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि डीमोटिवेशन है. मैं आपको बताऊँ, कोरोना के दौर में ना हर बंदे की छुट्टी थी, लेकिन डॉक्टरों की छुट्टी नहीं थी. ठीक है. फिर अगर कोई शहीद होता है ना आपके यहाँ, ठीक है, दूसरे बॉर्डर्स पे, तो आप क्या करते हैं, उसकी फैमिली के लिए लॉन्ग लिविंग आप पेंशन भी देते हैं, उसको सरकारी एजाज़ से भी नवाजा जाता है. लेकिन आपके कितने जो डॉक्टर्स हैं वो शहीद हुए, उनके लिए आपने क्या किया, उनकी फैमिलीज़ के लिए आपने क्या किया? आप कोरोना के दौर की बात कर रहे हैं, उस दौरान ऐसे ही बहुत सारे हादसा हो जाते हैं ना डॉक्टर्स के साथ सर्व करते हुए. डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान भी बिल्कुल ऐसा हो जाता है. तो उनके लिए कोई निशाने हैदर मौजूद नहीं है. उनके लिए कोई अच्छा, मेरे लिए तालियां बजी थी. मैंने कोरोना के दौर में मैंने भी सर्व किया था, और मुझे याद है कि मेरे लिए तालियां बजी थी. अब मैं आपको उस तालियों का किस्सा सुनाती हूँ. हमें वहाँ से एक बस में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग ना, मतलब कंसल्टेंट्स, और उनको लेके जाया गया एक ग्राउंड में. वहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ लेके जाया गया. हमें दूर दूर जो है वो एक जगह पे खड़ा किया गया, और वहाँ पे हम कोई 20 मिनट से आधा घंटा हम स्ट्रेट खड़े रहे. फिर वो जहाज़ उतरा, जहाज़ से वो बंदा उतरा, उसने हमें सलूट मारा, वो वापस चला गया, हमें हिलने की इजाज़त नहीं थी. ठीक है. वो चला गया, उसके 20 मिनट बाद फिर हमने लाइन बनाई और हम वापस आ गए. दिस इज़ व्हाट यू डू. मुझे इन तालियों की क्या ज़रूरत थी? राइट.
ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी बंदे से आज की दुनिया में काम लेना चाहते हैं ना, बेहतरीन काम, द ओनली थिंग यू कैन डू इज मोटिवेट हिम। एब्सोल्युटली। डीमोटिवेशन से आप कभी काम नहीं ले सकते। तो आपकी हेल्थ वर्क फोर्स इस वक्त पाकिस्तान में डीमोटिवेटेड। उनको अगेन जस्ट टू रिपीट दोज थिंग्स अगेन, ना उनको अच्छे रिम्यूनरेशन है, उनकी सैलरीज कम है, उनके वर्किंग आवर्स जो हैं दे आर इनह्यूमन, देन दे आर ऑल्सो दे हैव सिक्योरिटी रिस्क्स एज वेल, सेफ्टी के उनकी जो हैं वो रिस्क्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, एंड देयर इज इन द लॉन्ग रन ऑल्सो दे डोंट सी एनी होप कि these circumstances are going to change. I think उसमें unless the only thing you're a practitioner, you can tell better, but मुझे लगता है कि शायद जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक होप ये होती है कि वो अपना क्लिनिक शुरू कर दें, एंड देन होप that business would flourish and they would be able to बिकॉज उनको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज नज़र आती हैं अपने बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स के। कुछ जो डॉक्टर्स, मेरा ताल्लुक लाहौर से, तो लाहौर में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्लिनिक्स शुरू किए, उसके बाद उन्होंने वो उसको बड़े हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया, उनके अपने अब मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। सो आई थिंक दे सी दोज सक्सेस स्टोरीज, बट इफ़ यू find success stories in every profession, तो these outliers are available everywhere. मैं ऑन ग्राउंड ना मोस्ट ऑफ लोगों की बात कर रही हूँ। हर बंदे की डिफरेंट स्टोरी है, आपको यहाँ पे भी आउटलायर्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैं डेंटिस्ट्री की बात करती हूँ, तो डेंटिस्ट्री का जो प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं खुद डेंटल सर्जन हूँ, तो हमारा जो डेंटल सेटअप है ना, बनाने का जो क्लिनिक, वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक डेंटल यूनिट जो है ना, वो आपको सस्ते से सस्ता भी 3 लाख में मिलता है। बहुत आप यूज्ड और पुराना ले लेना तो वो भी 2-3 लाख रुपए का है। तो आप सिर्फ सोचें, ये सिर्फ वो कुर्सी है जिस पे आपको बिठाया जाता है काम करने के लिए। तो इसके अलावा जो इक्विपमेंट है, मैंने 2018 में क्लिनिक बनाया था, 17 में मैंने अपनी जॉब शुरू की, मैं बहुत इंथ्यूजियास्टिक थी, तो मैंने 18 में तो मैंने अपना सोना बेच के सारा बनाया था। अच्छा, ठीक है। तो हर कोई के पास तो इतना वो नहीं है कि वो, और फैमिली सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो मतलब डेंटिस्ट्री में ये थोड़ा और भी मुश्किल है कि क्लिनिक शुरू किया जाए। फिर वो ये होता है कि हमारे यहाँ ये है कि मैं आपको बताऊँ अनफॉर्चुनेट कि अताइयों के साथ फिर हम रजिस्ट्रेशंस लगवाते हैं अपनी। अच्छा, इसके बारे में कुछ मज़ीद बताएं, किस तरह से? इस तरह से कि बहुत सारे लोगों के, अब एक बच्चा है, ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, उसने कर लिया है, अब वो खुद अपनी वो खोल नहीं सकता क्योंकि उसके पैसे नहीं है। फिर जॉब उसको नहीं मिली, तो वो क्या करता है, उसने कमाना तो होता है। खासतौर पे लड़कों के लिए बहुत प्रेशर होता है कि आप डॉक्टर बन गए हैं तो अब आप कमाई शुरू करें ना, आप पैसे कमाना शुरू करें। ज़ाहिर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फीमेल के ऊपर भी होती हैं, उनके ऊपर इतना पैसा लगा होता है, उनके ऊपर भी ये प्रेशर होता है। तो फिर क्या करते हैं हम, जब मार्केट में देखते हैं तो उस रोड पे 20 क्लिनिक खुले होते हैं, लेकिन 20 में से कोई एक आध क्लिनिक डॉक्टर का होता है, बाकी डॉक्टरों के क्लिनिक नहीं होते। उनके ओनर्स जो हैं वो नॉन डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं या नॉन डॉक्टर्स होते हैं या जो भी होते हैं। फिर वो क्या, हम उनके पास चल जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि ये जो हेल्थ केयर कमीशन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक डॉक्टर चाहिए, लेकिन आप यहाँ काम नहीं करेंगे, बस आप आए फिर चले जाएं, क्या दें, डिग्री दे दें, डिग्री के आपको पैसे मिलते हैं, मतलब लाइक रजिस्ट्रेशंस के पैसे मिलते हैं, राइट। एंड दिस इज हैपनिंग ओवर पाकिस्तान, ठीक है। हेल्थ केयर कमीशन, और वो भी पैसे बहुत मामूली होंगे, आई एम श्योर, बहुत बहुत मामूली हैं, लेकिन वो हैं ही गलत ना, गलत भी हैं और मामूली भी हैं। तो लेकिन वो क्यों हैं, वो इसलिए हैं कि आपने हेल्थ केयर कमीशन बनाया जिसका काम था कि वो तायद को रोकता, लेकिन मैं आपको बताऊं, इनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने रिक्वायरमेंट कागजी पूरी कर ली है, और उनको भी पता है यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता, बट मंथली दे चार्ज देम मंथली, तो उनकी इनकम आ रही है, राइट। तो बात खत्म। यहाँ आप जिस तरफ से उठा के देखेंगे ना, और मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी और एक्सपीरियंस की हैं, देयर इज नो एलिगेशन इन दैट, ठीक है, कि ये हर तरफ ये हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो आप टीबी की बात, सॉरी HIV और जितने और ऐसे अमराज हैं जो खून से मुंतकिल होते हैं, उसमें बहुत बड़ी एक वजह गलत डेंटल प्रैक्टिस है, और इसमें इसका जिम्मेदार न सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारी मैं डॉक्टर्स पर भी देती हूँ और इसकी ज़िम्मेदारी मैं आवाम पर भी देती हूँ। आवाम पे इस तरह के, जब मैंने क्लिनिक खोला तो मैं दांत निकालने का 1000 रुपया चार्ज करती थी, ठीक है। तो मुझे आवाम आके ये कहती थी, लोग आके कहते थे कि साथ वाले तो 200 में निकाल रहे हैं, आप 1000 में क्यों निकाल रही हैं। अब आपको मैं बताऊँ, एक नॉर्मल दांत निकालने में, एक नॉर्मल सेटअप में 500-600 रुपये आपका अपना लग जाता है, अगर आप ग्लव्स सही पहने, अगर आप टीका सही लगाएं, अगर आप नीडल नहीं यूज़ करें, अगर आपने उसके लिए स्टेलाइज उसको पाउच में रखा है, सारी चीज़ें अगर आपने पूरी की है ना,
तो इस दौर में इस वक्त 500-600 रुपया कम अज़ कम, मैं बाकी क्लिनिक का खर्चा नहीं बता रही, सिर्फ उस एक्सट्रैक्शन करने का खर्चा बता रही हूँ, जो आपका दांत निकाला जाएगा सिंपल, उसका इतना खर्चा है। अब मुझे बताएं कोई 300 में उसको कैसे निकाले, या 500 में भी क्यों निकाले, कैसे निकाले? तो हमारे लोग सस्ते की तरफ जाते हैं, और बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ऐसा जो है ना हो रहा है वो गलत चीज़ों की। आपको पता है जो टीका है वो भरा जाता है, रिफिल किया जाता है, विच इज़ रॉन्ग। रिफिल से मुराद ये है कि वो एक पेशेंट को टीका लगाया, उसी को दोबारा रिफिल करके सेम नीडल यूज करके दूसरे को लगाया। अच्छा। ग्लव्स बहुत सारे लोग पहनते ही नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि ये पब्लिक तक ये वीडियो जाएगी तो आपके तवज्जुह से मैं उनको बताऊं कि अगर आप किसी डेंटल प्रैक्टिस में जा रहे हैं और एक तो ये अगर उसके रेट्स बहुत कम हैं तो बी वेरी केयरफुल। दिस इज़ द नंबर 1 यानी रेड फ्लैग। राइट। क्योंकि सही काम अगर करें ना तो उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है। सही फिलिंग करें आप तो उस पर भी पैसे लगेंगे, सही एक्सट्रैक्शन करें उसमें भी पैसे लगेंगे। वो कोई 1000 से कम में आपकी एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता, सही बंदा जो बैठा होगा। तो इसका मतलब है कोई इल प्रैक्टिस जा रही है। नंबर 2 आप क्या देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ दांत किसी का ख़राब हो जाए ना, वो भी बहुत बड़ा लॉस है, ऑर्गन लॉस जितना है। लेकिन इसके बजाय अगर दांत ख़राब होना और उसके बजाय आपका दांत तो ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, लेकिन आप कोई ऐसी मूजी बीमारी लेकर आ गए हैं वहाँ से जो आपको लग सकती है, आपको लगी और आपसे आपकी फैमिली को, और फिर एक यूज आप सोचें ना कि एक दांत के दर्द के मुकाबले में आप हेपेटाइटिस लेना, इट इज़ अ ह्यूज मोर लॉस देन दैट। तो फिर आप ये करें, पहला रेड फ्लैग बहुत कम कीमत होगी। दूसरा रेड फ्लैग ये होगा कि आपने उसके इंस्ट्रूमेंट, आपने पूछना है कि भाई आपके पास ऑटोक्लेव है। एक ये सवाल ही अगले को चौंका देगा कि यू आर एन अवेयर पेशेंट। ऑटोक्लेव वो इंस्ट्रूमेंट है, वो आला है जिसके ज़रिए हम अपने औज़ारों को साफ़ करते हैं। डेंटिस्ट्री में ज़्यादातर जो औज़ार इस्तेमाल हो सकते हैं वो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज़ किया जाएगा अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड हाई स्टीम और हाई प्रेशर में उसको स्टरलाइज़ किया जाता है। और उससे ये होता है कि उसके अंदर जो पोर्स तक होते हैं ना, एक तो जर्म्स होते हैं और उसके जो पोर्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, तो फिर हेपेटाइटिस वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। वो आप उससे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास, और उसमें भी क्लास बी ऑटोक्लेव। अच्छा, ये आपको नहीं समझ तो एक सिंपल सी बात बताती हूँ। हर औजार को स्टरलाइजेशन पाउच में पैक किया जाता है, उस पाउच के ऊपर कलर कोड होता है, राइट। वो कलर कोड लिखा होता है कि ये ब्लू था, ये स्टीम से साफ करने के बाद ब्लैक हो जाएगा। आप उसका कोई एक औजार वो कहें कि आपको वो कलर कोड चेंज दिखाएं। अच्छा। एंड दिस इज योर राइट, राइट, ठीक है, दिस इज़ योर राइट कि आप ये ज़रूर मेक श्योर करें कि जो औजार आप पे इस्तेमाल हो रहे हैं खास तौर पहले से इस्तेमाल शुदा तो नहीं है, या इस्तेमाल हो सकते, इस्तेमाल शुदा होंगे लेकिन वो स्टेरिलाइज शुदा ज़रूर हो, ज़रूर, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि वो जो पैकेट होगा उस पर कलर कोड चेंज होगा। इसका मतलब है वो ऑटोक्लेव ने वो अंडर जब तक उतनी प्रेशर, उतना स्टीम और उतना प्रेशर नहीं होता, वो कलर कोड चेंज नहीं होता। तो अगर वो कलर कोड चेंज हुआ है तो दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन नो दैट दिस डेंटल प्रैक्टिस इज सेफ। राइट। और आम डेंटल प्रैक्टिसेस में जो किसी अताई ने खोला होगा पाउचेस में पैक ही नहीं होगा। अच्छा। और अगर कोई वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ग्लव्स नहीं इस्तेमाल कर रहा, दिस इज अनदर रेड फ्लैग, ठीक है, क्योंकि वो एक के मुंह में वही हाथ लेके जा रहा है और दूसरे के मुंह में उसी हाथ से काम कर रहा है, तो वो ट्रांसमिट कर रहा है चीज़ें, राइट, ठीक है। ग्लव्स, स्टेरिलाइजेशन पाउच पे कलर कोडिंग चेंज, ठीक है। और ये आपने ज़रूर, और लो प्राइसेस, वेरी लो प्राइसेस, दीज आर आर रेड फ्लैग्स कि आप एक गलत डेंटल प्रैक्टिस में एंटर हो गए। औरल हेल्थ के हवाले से जो ग़िज़ा का जो है वो कितना ताल्लुक़ होता है, मतलब जो प्रिवेंशन अगर अर्ली ऑन स्पेशली अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें खानी चाहिए जो दैट कैन हेल्प अस टू हैव अ बेटर औरल हेल्थ? बहुत वास्ट टॉपिक है, काफ़ी बात इस पर की जा सकती है, लेकिन सीधा बातें करती हूँ। शुगर के नुकसानात सबको पता है, पूरी मतलब साइंस अब भरी पड़ी है कि शुगर ने आपकी ज़िंदगियों में तबाही मचा दी है। ये जो चीनी है वो खाना, और चीनी से गुजा फिर ये टॉफ़ियाँ और कैंडियाँ और फलाना। अच्छा, बच्चा कोई भी ना पहले से ही खा के नहीं आया होता, वो जैसे ही पैदा होता है तो आपसे नहीं मांगता। ये उस माहौल पे डिपेंड करता है जिसमें उसकी परवरिश होती है कि वो कितना ज़्यादा कैंडी खाएगा और कितनी नहीं खाएगा, या क्या ग़िज़ा खाएगा। एक साइंस ये कहती है कि आप शुरू में बच्चों को ब्लैंड ग़िज़ाएँ दें। माएँ क्या करती हैं कि जैसे ही बच्चे को आप दूध से दूसरी ग़िज़ा पे, बल्कि दूध पे ही शुरू कर लेते हैं, जब वो चीनी डाल के देना शुरू कर देते हैं। यस, आप कितना कमाल करती हैं कि बच्चे ने कभी आपसे कहा, अभी तो वो बोलने के काबिल ही नहीं हुआ, उसने मांगी आपसे चीनी, तो आप फीडर में क्या करती हैं कि फीडर दूध की एक अपनी एक शुगर होती है, ठीक है, आप उसके साथ उसमें और चीनी डालती हैं,
तो आपने खुद अपने बच्चे को आदी किया कि वो चीनी, उसका जो आपने इसको कहते हैं कि टेस्ट डेवलप करना ना, आपने उसका टेस्ट डेवलप कर दिया चीनी पे, तो अब वो चीनी के बगैर नहीं पिएगा। लेकिन ये कौन करता है? हम खुद करते हैं। फिर उसके बाद जो आपने ग़िज़ाएँ दी, साइंस कहती है कि ज़िंदगी के पहले 2 सालों में आप बच्चों को ब्लैंड ग़िज़ाएँ दें। ब्लैंड का मतलब है जिसमें शुगर भी और चीनी भी, नमक भी कम से कम हो। मिर्चें, नमक, चीनी कम हो, ताकि वो बच्चा अपना जो किसी भी चीज़ का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो डेवलप कर सके। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, ये सब्ज़ी नहीं खाता, ये फ़लाना नहीं खाता, ये फ़लाना नहीं खाता। वो इस तरह होता है कि हमने जिस वक्त उनका टेस्ट डेवलप करने की उम्र होती है ना, उस चीज़ का टेस्ट डेवलप नहीं किया होता। वरना बच्चे ब्रोकली भी खाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साग और कद्दू और हर चीज़ खाते हैं। अच्छा, एक तो ये आ गया कि आपने शुगर कैसे कंट्रोल करनी है? ऐसे कंट्रोल करनी है कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में हो, उसका जो आप टेस्ट डेवलप करें, आप उसको कुदरती चीज़ें दें, उसमें अल्लाह ताला ने जायका रखा हुआ है, आपके जायका डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आहिस्ता इसको उसको बहुत मिनिमम रख के आप दें। और ये कहते हैं कि दूरस इसके नताइज हैं, वो सारी ज़िंदगी में शुगर और हाइपरटेंशन डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होगी ना, वो लो नमक और लो चीनी पे हो जाएगी, तो वो चीज़ों को इतना क्रेव नहीं करेगा। हम बच्चों को वो जो आदत डाल देते हैं कि वो बिस्किट्स भी खा रहे हैं, वो कैंडीज़ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, और स्नैक्स के तौर पे, ख़ास तौर पे बिस्किट्स तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही वाइडली स्नैक्स के तौर पे उसको हम यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो लाइक कि हम ये शायद मिसपरसेप्शन ये होता है कि अच्छा ये बच्चा है तो इसको इसका इतना नुकसान नहीं होगा जिस तरह के एक बड़े को नुकसान होगा, वेयर एज जो सिस्टम है वो सेम है। आपको भी शुगर इनटेक का उतना नुकसान है जितना आपके बच्चे को है। बिल्कुल। इसमें ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अक्सर में जब वालिदैन आते हैं मेरे पास, बच्चों के मसाइल होते हैं, बच्चों के सामने वाले दांत जो है ना, पहले तो वो ये समझते हैं, एक मिसकंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूर कर दूँ। वो समझते हैं कि दूध के दांत है ना, ये एक्स्ट्रा गिर जाएंगे और इसके बाद तो दूसरे दांत आ जाएंगे, ख़राब भी हो गए तो कोई मसला नहीं। हमारा जिस्म जो है ना वो बहुत खूबसूरत, और जितना आप उस पर गौर करते जाएं ना, आप अमेज़ होते जाएंगे उससे। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार आपके जिस्म में पैदा कर दी हो? एक ही सेट ऑफ टीथ क्यों नहीं दिया? ये 2 सेट बनाने की क्या ज़रूरत थी? डेफिनेटली कोई लॉजिक है। पहले बच्चों का जॉ साइज़ छोटा होता है तो उसके दांत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जॉ साइज़ बड़ा होता है तो फिर अब ज़ाहिर है अब उसको बड़े टीथ चाहिए, तो वो टीथ पहले गिरते हैं और दूसरे आते हैं। इसमें दूध के दांतों का किरदार क्या है? दूध के दांत जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो नीचे प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, दिमाग को मैसेज जाएगा कि ये हड्डी इस्तेमाल हो रही है, इसको ग्रोथ करने की ज़रूरत है। अगर दांत वहाँ से आपने वक्त से पहले निकाल दिया, या दांत वो फोर्स ट्रांसमिट ख़राब हो गया, वो फोर्स नीचे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा, तो आपकी जॉ की हड्डी जो है, ये जबड़े की जो हड्डी है, उसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जो जबड़ा ग्रो कर रहा है ना, ये आपके दूध के दांतों का जो प्रेशर है जो नीचे जा रहा है उससे ग्रो करेगा। आपका दिमाग इस तरह से प्रोग्राम हुआ है उसको ग्रोथ करने के लिए। नंबर 1 ये ज़रूरी है। नंबर 2, दूध के दांत, हर दांत के पीछे एक पक्का दांत होता है, ठीक है। हर दांत पिछले पक्के दांत की जगह रखता है। वक्त से पहले अगर वो दांत गिर गया या ख़राब हो गया तो उसकी स्पेस कम हो जाती है, तो बाद में टेढ़े दांतों के मसाइल ज़्यादा आते हैं। अच्छा, राइट। अब ख़ुराक का ताल्लुक़ बताती हूँ। ख़ुराक में जितनी आप चीनी ज़्यादा खाएंगे, चीनी जो है उस पर जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो एसिड बनता है। वो एसिड आपके दांतों के ऊपर होता है, ज़्यादा चीनी चिपकी होती है, वो मीठा चिपका होता है आपके दांतों पे। जब एसिड बनेगा वो उस जगह को गला देगा, उसमें से मिनरल्स ख़त्म हो जाएंगे और कैविटी बन जाएगी। अच्छा, ठीक है। ये कैविटी बनने का अमल है। अब दांत किस वक्त में आप साफ़ करें तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। नंबर 1 तो आपने ये करना है कि चीनी की मिकदार कम से कम करनी है, और इसमें बिस्किट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अक्सर जब पेरेंट्स को एजुकेट हम करते हैं, उनसे बात करते हैं कि इसका मीठा कम करें, टॉफ़ियाँ करनी है, क्योंकि बच्चा खुद तो नहीं कमा रहा, आप पैसे दे रहे हैं, वो तब ख़रीद रहे हैं ना। आप पैसे को कम करें, उसको एजुकेट करें, बच्चा कम करेगा उसको, ठीक है। तो वो कहते हैं हम तो इसको और कुछ लेके नहीं देते, देखिए सिर्फ बिस्किट लेके देते हैं। दे थिंक दैट बिस्किट इज़ हेल्दी। मुझे और तो बाकी जो साइंस है वो और डॉक्टर्स आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, कैंडी वर्सेस बिस्किट, कौन ज़्यादा ख़राब है दांतों के लिए? बिस्किट। बिस्किट में दोनों चीज़ें हैं। स्टार्च है जो कि सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, चीनी है जो एसिड बनाती है। खुराक भी बन रही है और उसको गलाने के लिए एसिड भी बन रहा है। वो दोनों चीज़ें इकट्ठी बिस्किट्स, केक्स, केक रस, इन चीज़ों में मौजूद होती हैं। वो जिसको आप हेल्दी ये तो और कुछ नहीं लेता, बस बिस्किट लेता है। तो ये तो अपनी कंसेप्शन आप ठीक कर लें। हेल्दी फूड वही फूड है जो अल्लाह ताला ने बनाया और वो उसी फॉर्म में आप इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग फ्रेश जूसेस लेते हैं।
फ्रेश जूसेस उन लोगों के लिए हैं जो सही फॉर्म में वो चीज़ खा नहीं सकते. अच्छा. लाइक अगर मैं गाजर सही नहीं खा सकती, किसी वजह से मैं बहुत बूढ़ी हूँ या कोई और रीज़न है, बिकॉज आई एम सो इल, तो ठीक है मुझे गाजर का जूस पीना चाहिए. अच्छा. लेकिन अगर मैं गाजर खा सकती हूँ तो अल्लाह ने जैसे उसको बनाया उसके अंदर आप फाइबर सारे निकाल के बाहर कर देते हैं. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. आपने उसको अच्छी चीज, अल्लाह से अच्छा आप बना सकते हैं? नो वे. ठीक है, आपने उसको क्या किया, एक अच्छी चीज को उसमें से बेहतरीन चीजें निकाल के तो आपने वो दे दिया. जैसे कि रोज ऑरेंज का जूस एक क्लास के लिए बड़ी एक वो भी है ना, सिंबल ऑफ क्लास भी है कि वो नाश्ते में ना ऑरेंज जूस लेते हैं. उस ऑरेंज जूस के साथ आपने क्या किया, उसमें से फाइबर्स को निकाला, सिर्फ शुगर बची. वो शुगर आपने डायरेक्ट, अब जो फाइबर होता है ना वो शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है. राइट. और भी उसके बहुत बेनिफिट है, लेकिन इस ऑरेंज के साथ से बात कर रही हूँ. तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता करेगा, आपकी शुगर बहुत पीक पे नहीं जाएगी, उसमें बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी वगैरह वगैरह. बहुत इसकी साइंस है. ठीक है, आपने क्या किया, फाइबर सारे को बाहर कर दिया, सिर्फ आप शुगर ले रहे हैं और पीक्स ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं. यानी वो आपकी एनर्जी को, आपके बॉडी के अंदर जितने फिजियोलॉजी चल रही है उसको तबाह कर रहे हैं. सो यू आर सेइंग इज के ऑरेंज को खाना इज नॉट सेम एज ऑरेंज का जूस पीना. अगर बेहतर होता ना तो मेरा अल्लाह आपको जूस फॉर्म में देता. हाँ. ठीक है, तो जो चीज़ जिस फॉर्म में आई है बेहतरीन उसी फॉर्म में है, बेहतरीन उसी फॉर्म में, और फॉर्म्स उसकी यूज़ की जा सकती हैं ज़रूरत के तहत. जो लोग नहीं खा सकते सिर्फ उनके लिए जूसेस इस्तेमाल करें, ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए. गाजर को गाजर की फॉर्म में खाएं, बच्चों को सलाद में काट के दें. धुली होनी चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ आप धो लें, उसका ऊपर से छिलका उतारें, अच्छी तरह से उसको धो के उसका छिलका बच्चों को हाथ में दें. सेब को जो है ना, हमने खुराक बहुत बड़े चेंज आया हमें. मैं जब छोटी थी तो मुझे 2 रुपए मिला करते थे जब मैं स्कूल जाती थी, तो मैं उसकी छली खरीदा करती थी. कौन सी वाली छली, वो जो रेत के अंदर दवाई होती है. ठीक है, तो उसको हम लीमू लगा के खाया करते थे. दैट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और हमने खुद महरूम किया अपने बच्चों को. और ये छली खाना या सेब खाना ये दांतों को भी मजबूत करता है. बिल्कुल. इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर आप यू आर अ मैन एंड यू वांट टू मेक योर बॉडी, ठीक है, आप बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, मसल्स डेवलप, मसल्स जो उनको डेवलप कर रहे हैं. सो जब आप व्हेन यू आर च्यूइंग समथिंग हार्ड, तो यू आर आल्सो डेवलपिंग योर मसल्स इन योर गम्स, इवन योर बोन्स. आपका जो पूरा पेरिडोन्शियम है ना वो इस सिस्टम में चलता है. ये यूज और डिसयूज की एक फिलॉसफी है ना. जितना आप किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे वो उतनी मजबूत होगी, जितना आप डिसयूज करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता, आप इस बाजू को यूं बांध लें काफी अरसे के लिए, ये मुरझा जाएगा बिल्कुल, वो इसका मांस खत्म हो जाएगा, मसल मांस खत्म हो जाएगा. इसी तरह आपने दांतों को लगा दिया सॉफ्ट फूड पे. पहले एंटरटेनमेंट होती थी चने, दाने, ठीक है, और छलियाँ, ठीक है, और फ्रूट हम तोड़ तोड़ के खाया करते थे ना, मुंह से इस तरह से वो लगा के बाइट करके. अब हमने क्या कर दिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत बड़ा चेंज आया. बिस्किट्स जो मुंह में जाते घुल जाता है. ठीक है, तो अब आप अपने, और इसी वजह से ये हो रहा है कि बच्चों के दांत जल्दी नहीं गिरते. और भी बहुत सारी उसकी रीजंस हैं, वो ज़्यादातर आप निकालने पड़ते हैं, खुद से नहीं गिर रहे होते. राइट. कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चों के वो 2 दांत आगे पीछे एक साथ निकल आते हैं, क्या ये उसी वजह से? अगला दांत सही वक्त पे गिरा नहीं होता, पिछले का सही वक्त आ जाता है निकलने का. अच्छा. ठीक है, तो इसलिए आगे पीछे आ जाते हैं. और भी रीजंस हैं, लेकिन एक रीज़न खुराक के हवाले से जो प्रिवेंटेबल रीज़न है वो ये है कि अपनी खुराक को आप ये याद रखें, इसको अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं. जो चीज़ जिस फॉर्म में अल्लाह ताला ने पैदा की है उस फॉर्म में इस्तेमाल करें. जितना आप ऐसा करेंगे आप हेल्दी रहेंगे. और अपने बच्चों को वो जो चीज़ें हैं ना वो बहुत हेल्दी हैं, आपने उसको चनों से और दानों से और इन चीज़ों से महरूम कर दिया. और वो चीज़ ऐसे करके खाना जो हम करते हैं, गाजर, मूली, इस तरह की चीज़ें, वो उन पे, और सेब, ठीक है, उसको आप जूस बना के ना दें, उसको हाथ में सेब पकड़ाएं. और यकीन करें ये सिर्फ और सिर्फ घर के माहौल की बात है, सारे बच्चे ये खाने लगेंगे. ये बहुत बड़ा शिफ्ट हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं ओरल हेल्थ अच्छी हो. आखिरी बात करना चाहूँगी कि ब्रश कब करना चाहिए. वैसे तो रिकमेंडेड जो है दुनिया में वो 2 वक्त में है. और हम अक्सर पूछते हैं, लोग कहते हैं हम सुबह ब्रश करते हैं. फिर मैं पूछती हूँ नाश्ते से पहले के बाद में, तो कहते हैं पहले. सुबह उठ के हम ब्रश कर लेते हैं रूटीन में, फिर हम नाश्ता करके निकल पड़ते हैं. राइट. आप मुझे बताएं, पहले आपने सफाई की, फिर खाना खाया तो दांत गंदे हो गए. सारा दिन आपके दांत साफ थे कि गंदे? गंदे. तो क्या फ़ायदा हुआ? तो आपने अगर सुबह में ब्रश करना है तो नाश्ते के बाद करना है. राइट. ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस. ठीक है,
लेकिन एक वक्त कभी ना छोड़िए, वो है रात सोने से पहले। हाँ। लेकिन सोने से पहले अगर आपने दांत ब्रश कर लिए, उसके बाद दूध नहीं पी लिया ना, दूध में एक शुगर होती है उसकी अपनी, ठीक है, फिर भी आपके दांत खराब होंगे। इसके बाद आप पानी पी सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं। और बच्चों को वो सोते हुए जो फीडर दिया जाता है ना, वो तबाह करता है उनकी ओरल हेल्थ को, तबाह, ठीक है। तो उससे ये है कि दांत भी ये बाहर आते हैं, क्योंकि यहाँ फीडर रखा होता है ना यूं, तो उससे ये ऊपर वाले दांत बाहर आ जाते हैं, एक तो ये, और दूसरे दांत भी तबाह होते हैं। सो ये जो दांत बाहर आने की वजह जो है प्राइमरीली ये फीडर की वजह से होता है? नहीं, एक वजह है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एक वजह ये कि बच्चे रात को मुंह खोल के सोएं। उसकी वजह नाक में भी हो सकती है कि अगर उनका नाक बंद है, वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मुंह खुल जाएगा। ये जो होंठ हैं, ये बैरियर है कि आपके दांतों को आगे नहीं आने देते। तो जब ये खुला होगा, वो बैरियर रात को नहीं होगा, दांत आगे आएंगे। फिर अगर आपके कोई बच्चा अंगूठा चूसता है, या मुंह में कोई पेंसिल रखने की उसको आदत है, या नाखून कतरने की आदत है, उससे भी आगे आएंगे। और फिर ये फीडर से भी आगे आएंगे, अगर वो रात को यूं फीडर रख के सो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये सारी बिहेवियरल जो मॉडिफिकेशंस है, उससे यू कैन कंट्रोल दैट अर्ली ऑन। यस, अगर आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है, तो उसका एक दफ़ा नाक कान गले वाले डॉक्टर से चेकअप करा लें कि उसका नाक बंद ना रहता हो। वो बंद है तो उसका इलाज कराएं, तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। फिर अगर दांतों की वजह से भी मुंह खुला रहता है कि दांत आगे हैं और मुंह बंद नहीं हो सकता, तो उसको ट्रीट कराएं ताकि वो मजीद एग्रेवेट या ज़्यादा ना हो। तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन हम वो वजह बता रहे हैं जो प्रिवेंटेबल है और घर में उससे बचाव मुमकिन है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि जो ये अक्ल दाढ़ होती है, विजडम टूथ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ लोग ज़ाहिर है इसको निकलवा देते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि एवोल्यूशनरी व्हाट हैज़ हैपेंड इज के वी डोंट यूज दोज टीथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जॉ है ना, जॉ का साइज देखें कम हो रहा है, जॉ साइजेस जो छोटे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी साइंस जो है वो आपकी खुराक है कि अब आप खुराक वो वाली नहीं खा रहे जो जिसके लिए आपके दांत अल्लाह ने बनाए थे ना, ठीक है। तो जब आपने वो छोड़ दी, तो आपका जो जॉ साइज है, बहुत सारी और रीजंस हैं इसकी, मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जॉ साइज छोटा हो गया, लेकिन दांतों की तादाद तो वही है, वो तो आपके जेनेटिक्स में। तो क्या होता है कि उस दांत की जगह नहीं होती, राइट। बट एवोल्यूशनरी हमारे वो दांत जो हैं वो पहले इस्तेमाल होते थे, तो मे बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो वी वर यूजिंग दोज टीथ, व्हिच इज व्हाई वी हैड बिगर जॉज। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जॉ साइज जो है इंसानों में वो छोटा हो रहा है, और वो जो दांत है वो देर लाइक इन अ वे देर कंफ्यूज्ड कि वो उनको निकल जॉ साइज ही नहीं है, वो जॉ में जगह ही नहीं है कि वो बाहर निकल सकें। जॉ साइज इतना होना चाहिए था, यहाँ दांत ने निकलना था, अब जॉ साइज आगे आ गया, वो यहाँ कोने में फंस गया, उसके ऊपर आने की जगह ही नहीं है। पुराने वक्तों में तो लोग अखरोट तो दांतों से तोड़ा करते थे, ठीक है। अब आपने अखरोट वो जो आपको खुले मिलते हैं वो भी खाना बंद कर दिए हैं, ठीक है। आप सॉफ्ट डाइट पे चले गए हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका ये दांत जो है ये लेट क्यों निकलता है? और इसका कोई विजडम से कोई ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो उस उम्र से ताल्लुक है जिसमें इंसान थोड़ा थोड़ा मैच्योर हो जाता है। 21 से ले ले, कुछ वैसे आमतौर पर 25 की रेंज में आता है, 25, 26, 27 इस तरह आता है, लेकिन रेंज इसकी ये है कि 23 से ऑनवर्ड्स 30 तक, ठीक है, किसी टाइम में भी आ सकता है। तो इस वक्त वो बंदा जो है वो थोड़ा समझदार होने लगता है, तो उस वक्त वो दांत आता है, इसलिए वो लोगों ने उसका कनेक्शन बना दिया है कि ये अक्ल दाढ़ है, ठीक है। ऐसी क्या इसको निकलवा देना चाहिए शुरू से ही, या क्या करना चाहिए इसका? बिकॉज अगर वो जब निकलेगा तो देन वो बाकी दांतों को भी डिफॉर्म करेगा। जैसे आपको लगे कि अब आप उम्र के इस हिस्से में, कि या आपको पीछे महसूस हो जाएगा कि आपका दांत निकल रहा है, या आपको दर्द होगा, कोई ना कोई सिम्टम आता है, ठीक है, तो आप क्या करें कि एक दफ़ा अपने डेंटिस्ट के पास चले जाएं। वो देख के भी, और अगर उसको देख के समझ ना आई तो एक छोटा सा एक्सरे होता है, बिल्कुल छोटा सा, बहुत कम, उसकी रेज भी बहुत कम होती है। वो आपको वो एक एक्सरे कर लेगा और उसमें वो देख लेगा कि जगह है कि नहीं। अगर तो जगह है, वैसे आने में ये तकलीफ दे होता है, सबसे पीछे होता है इसके ऊपर, वो जगह आप सही साफ़ नहीं कर पाते, वो ऊपर से गम जो है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो थोड़ा आपको तकलीफ देता है। लेकिन अगर पहली दफ़ा तकलीफ हुई है तो आप जाके चेकअप कराएं, एक्सरे पे पता चल जाएगा जगह है हड्डी के अंदर के नहीं। जगह अगर है तो फिर आप ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, नीम गर्म पानी में नमक डाल के बार बार वहाँ पे रखें, सफाई का ख्याल रखें, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद निकल आएगा। अगर जगह नहीं है, जो कि आपको एक्सरे पे पता चल जाएगा, डॉक्टर देखने में भी समझ सकता है, नहीं समझेगा तो एक्सरे कराएगा। अगर जगह नहीं है और आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो फिर उसको निकलवा दीजिए, क्योंकि वो सिस्ट और बहुत सारी और चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। हमारे लोग ये समझते हैं कि सिगरेट से मुंह का कैंसर हो सकता है, छाल या पान गुटखा से मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं समझते, वो पूरी बॉडी के लिए लागू है, लेकिन मैं ओरल हेल्थ पे बात करती हूँ, जहाँ पे लगातार इन्फेक्शन रहे,
वो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू कैंसर। अच्छा। ठीक है, कैंसर की एक बड़ी वजह यह कि इन्फेक्शन आपको मुसलसल रहा है और आपने उसको ट्रीट नहीं किया। अब दांतों में के इन्फेक्शन को वो समझते नहीं है ना, कि अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके मसूड़े बार बार सूजेंगे, उनमें बार बार पीप पड़ेगी, उनसे खून बार बार आता रहेगा। तो फिर वो ये होता है कि वो कन्वर्ट हो सकता है, बहुत रेयर चांसेस हैं लेकिन हैं ज़रूर। और ख़ास तौर पे आपके मुंह में कोई दांत गंदा पड़ा है बार बार, या इन्फेक्शन करे, जैसे कि अक्ल दाढ़ ऐसी है जो नहीं आ रही, जगह नहीं है, बार बार इन्फ्लेमेशन, बार बार आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो कोई दवाई भी मासूम नहीं होती। सिंपल जो आपको ओवर द काउंटर भी मिलती है ना, उनके भी जब आप पढ़ें तो बेशुमार नुकसान आते हैं। तो अगर एक चीज़ के लिए आपको बार बार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, बार बार तकलीफ हो रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो बेहतर ये है कि उसको निकलवा दें। ठीक है, राइट। और कुछ आमतौर पर ऐसे भी होता है ना कि अगर दांतों में जो भी मसला है, वैसे तो यू हैव एक्सप्लेन्ड दिस परफेक्टली, बट अगर आप दांत निकलवा देते हैं तो उसके भी लेटर ऑन रिपरकशंस तो हैं, क्योंकि दांतों ने अपनी जगह जो है दोबारा से बनानी है। तो उसमें कुछ हो सकता है, कुछ दांतों में गैप आ जाए, कुछ दांत जो हैं वो, मतलब आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दांत निकलवाने की बहुत। और ये भी हमारे यहाँ एक आम मसला है कि जब किसी को दांत का दर्द शदीद तरीन दर्दों में से होता है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे हुआ है इसलिए मुझे अंदाज़ा है। तो अगर वो आपको दर्द हो जाए, उसको इरिवर्सिबल पल्पाइटिस कहते हैं। ये जो दर्द है ये आपकी बॉडी के सख्त तरीन दर्दों में से है। तो लोग कहते हैं बस निकालो इसको, निकालो। दे डोंट अंडरस्टैंड। आई नो कि पेन है, लेकिन मैं उनसे ये कहती हूँ कि आँख में दर्द हो तो आप निकलवा देंगे? नहीं। दांत अल्लाह ने, कोई चीज़ अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में बनाई है वो बेकार नहीं बनाई, उसकी कोई रीज़न है। दांत जैसे ही आप निकालेंगे तो इसको आप यूँ समझें आम लोगों के समझने के लिए कि आप नदी के किनारे एक दरख्त खड़ा था, आपने उस दरख्त को वहाँ से हटा दिया, तो अब वो जो वहाँ मिट्टी है ना वो बह जाएगी। ये एंकर का काम भी करता है। जो आपकी हड्डी है ना वो उस जगह पे, क्योंकि फोर्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं उस जगह, तो वहाँ पे हड्डी बन रही है, बनने का अमल मुसलसल हो रहा है। आपने जब दांत निकाला, नीचे फोर्स ट्रांसमिट नहीं हो रही, वो जगह डिसयूज में चली गई है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हड्डी बिल्कुल यहाँ ऐसे हो जाती है, उसमें से नीचे चली जाती है। तो हड्डी भी आपकी खास तौर पे लोअर जॉ जो है ना, नीचे वाला जो आपका जबड़ा है, वो सिर्फ एक पट्टी सी है। और जो लोग दांत निकलवा लेते हैं उनकी बिल्कुल ये एक रॉड नुमा चीज़ बन जाती है विद द टाइम। तो दांत निकलवाना इज़ द लास्ट ऑप्शन। और हर ट्रीटमेंट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और वो आप जुडिशियसली आप डिसाइड करेंगे कि विच वे यू हैव टू गो एंड ठीक है। दांत निकलवाना आपका लास्ट ऑप्शन होता है। अगर किसी भी और तरीके से दांत बच नहीं सकता, और जैसे कि अक्ल दाढ़ है, उसकी जगह बिल्कुल नहीं है, बार बार इन्फेक्ट कर रहा है, आपको बार बार दवाइयाँ खानी पड़ी, तब सिर्फ आप निकलवाएंगे। और कोई दांत भी पहले थोड़ी सी कैविटी हो ना, आप अपने मुंह को रोज़ चेक करें। हमारा मसला ये भी है कि हम अपनी बॉडी को नहीं जानते, हम अपना नॉर्मल नहीं जानते। जब हम अपना नॉर्मल नहीं जानते तो हमें एबनॉर्मलिटी का पता नहीं चलता। आप जब सुबह ब्रश करते हैं या रात को, तो आप अपने दांतों को एक दफ़ा देख लीजिए, आईने में नज़र आता है जितनी जगह नज़र आ सकती हैं। अगर आपको कहीं पे कलर चेंज नज़र आ रहा है, बाकी जगह आपकी ट्रांसपेरेंट है, कलर वाइट नज़र आ रहा है, तो वहाँ से वो चेंज शुरू हो जाती है। फिर एक ब्राउन सा स्पॉट पड़ता है, फिर ऐसा वो ब्लैक होता है। तो अगर जिस वक्त में भी आपने वो चेंज डिटेक्ट की, यू गो टू योर डेंटिस्ट। और पैसे भी कम लगते हैं, ये भी आपको बताऊँ। देखिए, सिंपल सी फिलिंग है, थोड़े चार्जेस लगेंगे। वो मुख्तलिफ हो गई है, डीप हो गई है, उसके मुख्तलिफ चार्जेस होंगे। वो RCT पे कन्वर्ट हो गई है, आप उसने अंदर वाले जो आपका सेंसिटिव एरिया उसको भी कर दिया है, जाके वो टच हो गई है, फिर आपकी RCT होगी। RCT के फिर और से ज़्यादा चार्जेस हैं। फिर जब आप निकलवाएंगे तो निकलवाने के बाद आपको वो, या तो वो सामने जगह है तो स्पेस बुरी लगेगी, ज़ाहिर आप चेंज करेंगे, पीछे भी जगह है तो बाकी दांत टेढ़े हो सकते हैं, तो फिर आपने वो दांत लगवाना है। अब दांत लगवाना है तो सिंपल आप 2 तरीके हैं दांत निकलवाने के, 3 लगवाने के। एक तरीका ये है कि उतरने वाला दांत लगवाएं, वो रात को आपको रोज़ उतारना पड़ेगा, एंड दिस इज़ सो मतलब एम्बैरेसिंग और समथिंग, आई डोंट लाइक इट पर्सनली। बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता। फिर आप या पक्का दांत लगवाते हैं। पक्का दांत उसको ब्रिज कहते हैं। ब्रिज लगने के लिए साइड वाले 2 दांतों की, जो आपके सही सलामत दांत है, उनकी कटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तब वो दांत बीच में लगेगा। ठीक है। और इससे अगला दांत है इम्प्लांट, जो कि नया है कि जी उसमें आप साइड वाले दांतों की कटिंग नहीं है, उसी जगह पे जहां आपकी जड़ थी आप एक स्क्रू डालते हैं, उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। लेकिन यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? अबव 1 लाख। अच्छा। तो फिर आप ये देख लें। ठीक है। जो लोग क्राउन लगवाते हैं, और पहले तो आई थिंक वो इसको सोने का दांत भी कहते थे लोग इसको, तो आई थिंक कि उसका कुछ अब ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इज इट सो? पहले मतलब वो एक हर वक्त की एक होती है ना कि सिंबल ऑफ क्लास होता है। तो पहले ज़मानों में सोने को सबसे मजबूत भी समझा जाता था, क्वालिटी के हवाले से बहुत अच्छी धात समझा जाता था।
अब भी वो बहुत अच्छी दांत है, लेकिन साथ साथ में लोग ये सोचते थे कि अगर सोने का दांत लगा होगा तो मैं बहुत अमीर दिखूंगा ना, लाइक मेरा सोने का दांत है लाइक। अब ट्रेंड तब्दील हो गया, अब लोग चाहते हैं, देखिए आपने देखा होगा मेकअप में बहुत बड़ा चेंज आया, लोग चाहते हैं न्यूड मेकअप हो, पता ना चले हो मेकअप, लेकिन पता ना चले कि मेकअप हुआ हुआ है। इसी तरह अब दांतों में ये आया है कि लोग चाहते हैं अगर उनका कोई दांत मिसिंग है तो दांत लग जाए, लेकिन दांत ऐसा हो कि कोई भी बंदा ये गेस ना कर सके कि ये दांत लगा हुआ है। तो इसलिए सोने का ट्रेंड अब बहुत रेयर है। मैंने अपनी इतनी प्रैक्टिस में किसी को सोने का दांत नहीं लगाया, बिकॉज ज़रा हम वो लगाते हैं जो लोग डिमांड करते हैं। तो बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं जो कि बिल्कुल ऐसी हैं कि आप का पता नहीं चलेगा, मर्ज हो जाता है कलर उसके बाकी चीज़ों के साथ इतनी वो मर्ज होंगी कि आपको कोई गेस नहीं कर सकेगा। आम लोग नहीं कर सकते, शायद डेंटिस्ट कर सकते हों कि वो दांत आपको लगे। इज इट लाइक रिमूवेबल? तो क्या आपको उसको रिमूव करना होता है और या परमानेंटली उसको लगाए रखते हैं? रिमूवेबल उन लोगों के लिए है जिनका परमानेंट नहीं लग सकता। उसकी वजह यह है कि परमानेंट लगाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होती है। अच्छा, अगर आप एक दांत लगा रहे हैं परमानेंट, में नॉर्मल ब्रिज की बात करूंगी, एक या तो आपको इम्प्लांट लगाना पड़ेगा या फिर आपको साथ वाले 2 दांतों की सपोर्ट चाहिए, आगे भी दांत चाहिए, पीछे भी दांत चाहिए, ठीक है। तो अगर आगे और पीछे दांत नहीं है, ठीक है, अब दांत आपका आखिरी वाला मिसिंग है, आखिरी 2 मिसिंग है, पीछे दांत है ही नहीं कोई, तो फिर ब्रिज नहीं लग सकता। अच्छा, ब्रिज नहीं लग। क्राउन एक दांत को कहते हैं कि एक दांत है वो खराब है, उसी के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो क्राउन है। मिसिंग दांत को आप रिप्लेस करेंगे, दैट विल बी ब्रिज। ओके, गॉट इट। और दूसरी सूरत में आप इम्प्लांट लगाएंगे, तो इम्प्लांट के अगर उसके पास पैसे ना हो या वो किसी और वजह से ना लगाना चाहता हो, अफोर्ड ना कर सकता हो, या कोई और वजह हो, और या फिर उसकी सपोर्ट ना हो फॉर परमानेंट दांत, तब आप रिमूवेबल के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। खासतौर पे वो एल्डरली जिनके सारे दांत निकल गए होंगे, उनको हम एडेंचुलस कहते हैं, कोई दांत नहीं मुंह में या मैक्सिमम निकल चुके हैं, वो फिर रिमूवेबल प्लेट्स वाले दांतों की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ बाकी प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरह स्केलिंग है, टीथ वाइटनिंग है, इसके भी कुछ नुकसानात होते हैं, राइट? नुकसान तो मैंने आपको कहा ना, हर ट्रीटमेंट के प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर होते हैं। मैं कहती हूँ ना, सिंपल सी आपकी ओवर द काउंटर मिलने वाली जो सर दर्द की दवाई है, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, बेशक आपने कंसिडर कभी नहीं किए, लेकिन हैं। इसी तरह दांतों की अब मैं आमतौर पे जो सवाल लोग मुझसे पूछते हैं वो है स्केलिंग के हवाले से। स्केलिंग पे पहले बात करते थे, फिर मैं आपको टीथ वाइटनिंग का बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि जी स्केलिंग कराने से हमारे दांत ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। स्केलिंग क्या है? मैकेनिकल है। दांत के ऊपर जो गंद लगा है, जो ब्रश से अब नहीं जा सकता, उसको खुरच के साफ किया जाता है। सही। तो दांत का कुछ ना कुछ मिट्टी ऊपर से वियर होता है। अच्छा, होता है उसमें, होता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि स्क्रैचेस कोई ना कहीं वो रफनेस होती है। रफनेस को तो बाद में आप ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आपने पॉलिशिंग ज़रूर करानी है। राइट। स्केलिंग के साथ पॉलिशिंग आपने ज़रूर करानी है। सिर्फ स्केलिंग करके आप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि रफ सरफेस पे गंद ज़्यादा चिपकता है, तो बाद में ज़्यादा दांत गंदे होंगे, स्टेन भी ज़्यादा पकड़ेंगे। तो आपने रफनेस को तो ठीक कराना है। अब दूसरी बात, खुरचने वाली बात आ गई कि उससे वियर एंड टियर है। पहली बात, हमेशा स्किल्ड लोगों से या जो सही इसको समझते हैं, अनाड़ियों से ना कराएं। उसमें होगा वो एंगल होते हैं उस टिप के, ठीक है, वो क्या एंगल रखता है, जितना वो टिप को शार्प एंगल पे रखेगा उतना आपका वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, और जितना वो उसको संभल के और तरीके से इस्तेमाल करेगा आपका वियर एंड टियर कम होगा, ठीक है। लेकिन अब ये कि करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तो अगर आपके मुंह में ऐसा गंद पड़ा है जो कि ब्रश से नहीं जा रहा, तो स्केलिंग इज़ अ मस्ट। अच्छा, उसको भी अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो आपके मसूड़े वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रूट की तरफ जाएंगे, आपके दांत कुछ अरसे में हिलने लगेंगे, उन मसूड़ों में पीप भी पड़ेगी, गंद होगा तो पीप पड़ेगी, चाहे आप ऊपर से जितने चमक दमक लें, लेकिन आपके मसूड़े ख़राब होंगे और अल्टीमेटली वो दांत हिलने लगेगा। तो करानी मस्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस हाथों से करानी है, और शौकीन से नहीं, शौक से नहीं करानी कि आपने बस हर दूसरे महीने जाके आप स्केलिंग करा रहे हो। लेकिन वक्त ज़रूरत आप डॉक्टर की बात मानें और कराएं। और उस वक्त आप ये नहीं कहें कि इतना स्क्रैच नहीं होता कि लाइक खुदा ना खास्ता ऊपर से सब कुछ चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी 2 mm की लेयर है एनेमल की तकरीबन, ठीक है, कितना कुछ नैनो में आपकी वो ऊपर से वियर एंड टियर होगा, ठीक है। और इट इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन कि आपके दांतों की सपोर्ट को बचाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्टली जस्टिफाइड है कि आप कराएं, लेकिन इन द हैंड ऑफ अ ट्रेंड एंड नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। नंबर 2, इन अ क्लीन सेटिंग,
ठीक है। और नंबर 3 ये कि काफ़ी इसको मतलब यूजुअल नहीं बना लेना। अब जिन लोगों के दांत टेढ़े हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप वो जितनी भी अच्छी सफाई रख लें वो प्रॉपर सफाई होती नहीं उनसे, तो उसमें फिर ये है कि उनको करानी पड़ती है। तो मैं वैसे यूजुअली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि वंस इन अ ईयर आप जो है ना वो, अगर जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो करा लें, लेकिन इन द हैंड ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सन। राइट। और वाइटनिंग जो है, टीथ वाइटनिंग को मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती। अच्छा। या उसके रीजंस ये हैं कि टीथ वाइटनिंग के अभी तक जितने प्रोसीजर्स मुझे पता है, हो सकता है कुछ मेरे इल्म में ना हो, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है और प्रैक्टिस है उसके मुताबिक आपको बताऊं कि इट इज़ अ ब्लीचिंग प्रोसीजर। ठीक है। नंबर 1 वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। आप उसके बाद कुछ अर्से बाद टीथ का कलर वो वापस ज़रूर हो जाता है। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलेगा, आप कम ख्याल रखेंगे तो कम अरसे के लिए चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वापस हो जाएगा। नंबर 2, जो लोग ये समझे कि इसको अल्लाह ताला ने ना दांत के रंग को आप साफ़ रखें, उसको साफ़ और पॉलिश रखें, ठीक है। लेकिन अगर रंग को आप तब्दील कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका रंग बहुत ही ऑड वन है या कोई किसी बीमारी की वजह से आपका ऐसा कलर चेंज है, तो फिर ये होता है कि हर अल्लाह ताला ने जिस बंदे का जो चेहरे का रंग बनाया ना उसके मुताबिक उसके दांत का रंग बनाया है। आपने देखा होगा जो लोग ब्लैक रेसेस हैं उनके दांत वाइट होते हैं, क्योंकि उनकी जो बाहर वाली जो सरफेस है वो होती है ओपेक। अच्छा। तो अंदर वाला सरफेस थोड़ा पीला होता है, हमारा जो डेंटिन होता है वो पीला होता है, जो बाहर वाली सरफेस एनेमल होती है वो वाइट होती है। ठीक है। लेकिन अगर वो जो लोग होते हैं उनकी ओपेक होती है तो अंदर वाला रंग दिखता नहीं है, तो उनके दांत बिल्कुल वाइट दिखते हैं। और जितने आपका कलर फेयर होगा तो आपकी जो एनेमल है वो ट्रांसपेरेंट होगी, वो अंदर वाले दांत के रंग को रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपके दांत थोड़े येलोइश की टिंच उसमें आएगा। ठीक है। नॉट येलो बट थोड़ा सा उसका अंदर से टिंच जो है वो नज़र आएगा। तो वो अच्छा भी नहीं लगता। आप बिल्कुल एक गोरा बंदा हो और उसके दांत भी बिल्कुल गोरे हों तो आप देखेंगे कि ये बड़ा ऑड सा लगेगा, कोई सही नहीं लगेगा। तो अल्लाह ताला ने आपके दांत के रंग को आपकी स्किन की टोन के साथ किया है, प्रोग्राम किया है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो आपका स्किन का कलर है उसके साथ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दांतों का रंग कैसा होगा। या प्रोग्राम्ड ऐसे है। अच्छा। जी जी। जितनी डार्कर टोन होगी उतना वाइट इन कलर आपके दांत होंगे। तभी आपने देखा होगा कि जो ब्लैक रेसेस हैं उनमें बिल्कुल वाइट दांत होते हैं, वो ओपेक होती हैं उनकी बाइलेयर्स। और जो येलोइश टोन होती है उसका ये मतलब नहीं है कि वो साफ नहीं है दांत। या देखें 2 तरह के येलो हैं। एक तो ये कि ऊपर खाने की लेयर लगी है और येलो है, वो तो आप ठीक कराएं बाय स्केलिंग, बाय अच्छी आप हाइजीन मेंटेन करें, आप ब्रश अच्छे यूज़ करें, अपने ब्रश को आफ्टर अ मंथ ज़रूर चेंज करें, राइट। क्योंकि उसके ब्रिसल्स फिर आगे से मुड़ जाते हैं और वो काम नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो वो येलोइश वाले आपने ट्रीट करने हैं। लेकिन अगर आप अपने दांत साफ रखते हैं और फिर भी एक टिंट नज़र आता है तो वो आपके दांतों का कलर है, उसको एम्ब्रेस कीजिए। और अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत आपकी मजबूरी नहीं है, तो आप, और कुछ लोग अपनी शादी पे सिर्फ एक आध दफ़ा ज़िंदगी में करा लेते हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, कभी कभी इंसान का दिल करता है, इट्स ऑलराइट। लेकिन इसके अलावा रूटीन में ये चीज़ प्रैक्टिस में ना करें, क्योंकि ब्लीचिंग आपके फिर दांतों को ख़राब भी करती है, उसके हैज़र्ड्स भी हैं। और आमतौर पे जो ब्रश होते हैं वो भी हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, तो इसमें क्या फ़र्क होता है और कब यूज़ करना चाहिए? आपको नॉर्मल ब्रश यूज़ करना चाहिए, और नॉर्मल टू सॉफ्ट ब्रश या नॉर्मल ब्रश आपको नॉर्मली हेल्दी है। हार्ड ब्रशेस उन लोगों के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्मोकर है, राइट। तो और उसके स्टेन्स इतने ज़्यादा हैं कि वो नॉर्मल ब्रश से नहीं जाते, तो वो कर लें। लेकिन कोशिश, देखें वही वाली बात है, वियर तो हो रहा है ना, वियर कर रहे हैं आप हर दफ़ा ब्रश के साथ, तो कोशिश करें। और ब्रश को ना ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के नहीं मारना। राइट। ठीक है। ब्रश के ब्रिसल्स इसलिए बने हैं, आप यूँ करेंगे तो वो काम करेंगे। ठीक है। उनको नॉर्मल फोर्स के साथ दबा दबा के मारने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपने मसूड़े भी ज़ख्मी किए हों। कुछ लोग एक तरफ, जिस तरफ उनका ये साइड होती है ना, उस तरफ वो ज़्यादा ज़ोर से ब्रश कर रहे होते हैं, ऑपोजिट साइड पे, राइट हैंड की ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे, तो उनका फिर वहाँ से आप देखेंगे कि कैविटीज़ बनी होती हैं मसूड़ों के करीब, या मसूड़े वियर एंड टियर हो जाते हैं। तो ये नहीं करना, आपने ब्रश को नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्रश करना है, और आफ्टर अ मंथ आई रिकमेंड के चेंज करें। और टूथपेस्ट की भी बात बता दूं कि आप टूथपेस्ट एक ही ना इस्तेमाल करें। अच्छा। चेंज करते रहें। बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं करते, तो कोई 2 अच्छे ब्रांड्स रख लें। अच्छा। ठीक है। और उसमें अल्टरनेटिवली एक दफ़ा आप अगर एक टूथपेस्ट लाए हैं तो अगली दफ़ा दूसरा ले आएँ, फिर दोबारा उसको ले आएँ। अच्छा। अगर आपको कोई बहुत ब्रांड पसंद है तो लगातार शैम्पू भी और लगातार वो भी एक नहीं रखना चाहिए। जी जी, बहुत लंबे अरसे के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, दैट आई डिडंट नो। अच्छा, सो एक और आखिरी सवाल, खैर
बनता भी है नहीं भी। मैं मेरे वहीं ज़हन में आ रहा था कि लाइक दांत जो हैं वो दे ऑल्सो लास्ट द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, राइट? एग्जैक्टली। एंड आई रिमेंबर लाइक आई वेंट टू द गेट साइंस म्यूजियम है यहाँ पर इस्लामाबाद में डोकर्स, एंड देर आर skeletons of Neanderthals and what not, but उनके जो दांत हैं अभी तक वो बचे हुए हैं। मैं उसमें ना देख रहा था तो मुझे वो नज़र आया कि लाइक यू कैन टेल द स्टोरी ऑफ द पर्सन बाय देयर टीथ, राइट? और आपको बताऊं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऐसे वाक़ये हुए हैं जहाँ पे दांतों की बेसिस पे लाशों की शिनाख्त हुई है। हाँ, ठीक है। तो फॉरेंसिक्स में दांतों का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक ये कि वो आपकी एज एस्टिमेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ख़ासतौर पे हमारे यहाँ केसेस आते रहते हैं कि ये बच्चा 18 साल से कम है कि बड़ा है, क्योंकि कम है तो उस पर और कानून लागू होता है, तो बड़ा है तो उस पर और कानून लागू होता है। तो वहाँ पे एज एस्टिमेशन के लिए दांतों का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। और दूसरा ये कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उस सूरत में भी, यानी ये उसके एक दो पहलू हैं कि दांत रियली दे टेल द स्टोरी। आई मीन इवन दे टेल के वही मैं I was also watching a documentary, तो scientists could tell के ये जो humans they who existed like 40-50 हज़ार साल पहले भी what their diets were, what their age was, all of that detail. So that's like really fascinating. So yes, I think it's important that we take care of them because they are going to last even way long after we are going to exist. So yes. और एक और बात है कि आपको वही वाली बात है, अगर आप किसी चीज़ के अंदाज़ा करना है वो कितनी कीमती है तो उनसे पूछिए जिनके पास नहीं है। लोग अपनी पसंद की चीज़ not खा पाते, लोग सही से मुस्कुरा नहीं पाते जिनके पास अपने दांत सही सलामत नहीं है। तो और अल्लाह की दी हुई नेमत है और नेमत का आपसे पूछा भी जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे ये कहूँगी कि अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें। मैसेज ऑफ द डे ये है कि अपने ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें और अपनी खुराक को ज़्यादा से ज़्यादा नेचरली रखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से कि आपको ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, तो बड़े ख्वाब देखें और अपने अंदर वो बहादुरी पैदा करें कि उन ख्वाबों को फिर चेज़ करें। और करेज इज़ कंटेजियस। एक जो बंदा है ना, जैसे नेल्सन मंडेला है कि यूथ उससे ज़्यादा रिलेट करेगी, वो रिसेंट टाइम्स का है। उस एक बंदे ने पूरे अफ्रीका की जो है ना वो किस्मत बदल दी थी कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो यू डोंट थिंक योर सेल्फ एन इंडिविजुअल कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इट कैन क्रिएट अ रिपल जिसके फार जो है ना फार अवे इसके जो है वो इम्पैक्ट्स आप देख सकते हैं। और ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि बड़े ख्वाब देखिए और उनकी परसुएशन में जो है ना वो अपने आप को सुबह होना फिर शाम हो जाना, इस रूटीन से बाहर निकल के भी आप सोचें कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। और उसके लिए एक पोइट्री का एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने अपनी बेटी को भी याद कराया हुआ है, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। Dr. Arun, thank you so much for your time. It was lovely to have you over, and I hope to see you soon again. इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।